ओके सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस में। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन चल रही होगी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज है 30 जून 2025। इन केस आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बातें यहां पर पढ़ सकते हैं एंड मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। सर्च कीजिएगा @K काटपाल, ताकि आपको मेरी क्लास की पीडीएफ और वहां पर सारी क्लासेस के अपडेट्स आपको मिल जाएं। लिंक्स मेरी क्लासेस के और पीडीएफ्स यहीं पर ही इसी चैनल पर आपको मिलती है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज की पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ ऑफर्स हमारे लर्निंग नीति के सभी कोर्सेज के ऊपर चल रहे हैं, इंक्लूडिंग माई कोर्सेज। ये मेरे दोनों कोर्सेज हैं रिस्पेक्टिव। जो भी आप परचेज करना चाहें वो आप परचेज कर सकते हैं। ये वाला कोर्स जिसमें वीडियो, पीडीएफ प्लस क्विज़ेस सब कुछ अवेलेबल रहता है। मेरे सब कुछ ऑल इन वन पैकेज ये वाला है। और अगर वीडियोस पे नहीं जाना चाहते, केवल पीडीएफ और क्विज़ेस पे जाना चाहते हैं, तो ये वाला पैकेज है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखे हैं। आज की पहली न्यूज आती है और वो आती है आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेसिकली ये जो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये यहां पर आपका इंडिया का पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनी है मैरीटाइम सेक्टर की। मैरीटाइम सेक्टर मतलब आपका जो कि यहां पर काम करती है हमारे शिपिंग इंडस्ट्री टाइप कह सकते हैं, उस चीज में यहां पर काम करती है। तो पहली बार कोई ऐसी कंपनी जो मैरीटाइम सेक्टर में एज ए एनबीएफसी रजिस्टर हुई है, उसका नाम है यहां पर सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसका नाम है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये इसका यहां पर नाम है। सो सिंपल सी न्यूज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये नाम आपको याद रखना है। इट इज रजिस्टर्ड एज द एनबीएफसी इन द मैरीटाइम सेक्टर एंड इट इज द फर्स्ट एनबीएफसी। अब एनबीएफसी का मतलब क्या है सर? क्या मतलब हुआ एनबीएफसी का? क्या मतलब हुआ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का? क्या इसका रहा फंडा क्या है ना? तो एनबीएफसी बेसिकली एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पूर्णतया बैंक की तरह काम नहीं करता है, लेकिन आप यूं कह सकते हैं बैंक के वन ऑफ द फंक्शन करता है। एनबीएफसी यहां पर अलग अलग तरीके के फंक्शंस करता है, जिनमें एक बेसिक डिफरेंस जो बैंक और एनबीएफसी में आकलन किया जाता है वो ये है कि बैंक्स जो हैं वो आपका डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, लोन भी देते हैं, तरह तरह के और भी काम करते हैं। लेकिन एनबीएफसी में एक बेसिक जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ये किसी भी तरह का यहां पर जो डिमांड डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो कोई भी एनबीएफसी हो। वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, टाइम डिपॉजिट कर सकता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट यहां पर ओपन नहीं कर सकते। यहां पर फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट या फिर तरह तरह के लोन आपको यहां पर मिलते हैं एनबीएफसी में, लेकिन डिमांड डिपॉजिट यहां पर एक्सेप्ट नहीं करता। ये तो एक ओवरऑल मैंने डिफरेंस बताया, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं एनबीएफसी को। एनबीएफसी यहां पर इस तरह से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में आप जाते हो तो एक ही छत के नीचे बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे काम आपके हो जाते हैं। चाहे आप करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, आपको हाउसिंग लोन चाहिए, आपको पर्सनल लोन चाहिए, आपको व्हीकल लोन चाहिए, आपको बिजनेस का लोन चाहिए, ठीक है, आपको यहां पर कोई और रेकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, एफडी करानी है ना? तरह तरह के ऑप्शंस आपके पास एक बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी छत के नीचे मिलते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एज एनबीएफसी रजिस्टर करता है तो एनबीएफसी की तरह रजिस्टर करने के लिए उसको पहले अपना एक ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। क्या उसका ऑब्जेक्टिव केवल टाइम डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट है? क्या उसका ऑब्जेक्टिव केवल पर्सनल लोन देना है? क्या उसका ऑब्जेक्टिव व्हीकल लोन देना? व्हीकल लोन में भी उसका ऑब्जेक्टिव कमर्शियल व्हीकल देना है? क्या उसका ऑब्जेक्टिव केवल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है? क्या उसका ऑब्जेक्टिव केवल यहां पर बिजनेस लोन करना है? तो उसको एक स्पेसिफिक अपना ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है। तो उसी तर्ज पर यहां पर एनबीएफसी को रजिस्टर किया जाता है। तो आप यूं कह सकते हैं कि बैंक के जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बैंक तो उन सभी फंक्शन को एक साथ करता है, लेकिन एनबीएफसी उनमें से एक एक फंक्शन उठाता है और अकॉर्डिंगली करता है। लाइक द गोल्ड लोन हुआ तो गोल्ड लोन के लिए एक अलग एनबीएफसी होगा, उसका काम केवल गोल्ड लोन करना ही होगा, वो कुछ और नहीं करेगा। वो गोल्ड लोन की तरह ही रजिस्टर हुआ है कि भाई मैं गया और मैंने रजिस्टर किया, आरबीआई के पास गया और मुझे कहा कि भाई मुझे एनबीएफसी रजिस्टर करना है। तो आरबीआई पूछेगा कौन सा काम करना चाहते हो आप, तो वो कहेंगे मुझे गोल्ड लोन देना। तो वो केवल गोल्ड लोन ही दे पाएगा जब तक यहां पर वो आरबीआई से फिर से परमिशन नहीं लेता कुछ और साथ में कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके आसपास इधर उधर आपको दिखेंगे।
जब भी आप कहीं मार्केट में निकलते हैं, अलग अलग बोर्ड्स अलग अलग नाम के मिलते हैं, लाइक द मन्नापुरम गोल्ड हो गया, है ना, इस तरह का नाम आपको गोल्ड, तो वो अकेला गोल्ड लोन, दैट इज एनबीएफसी, लेकिन वो गोल्ड लोन करता है। एक फुलरटन मिल जाएगा, वो केवल कमर्शियल व्हीकल लोन करता है। तो इस तरह की चीजें, आपको सहारा जैसे बहुत फेमस हमने देखा था, तो दैट इज ऑल्सो एनबीएफसी। वो एनबीएफसी की तरह वो केवल अगर टाइम डिपॉजिट ले रहा था आपसे, राइट। तो अलग अलग तरीके से वो यहां पर काम करते हैं। तो उसी तर्ज पर यहां पर अपने आप को रजिस्टर किया है किसने, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। ये एनबीएफसी अब किस ऑब्जेक्टिव के साथ रजिस्टर हुई है, ये ऑब्जेक्टिव है इसका मैरीटाइम इंडस्ट्री में यहां पर आपका फंडिंग देना, लोन देना, यहां पर आपका विल ब्रिज फाइनेंसिंग गैप्स एंड ऑफर सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल सॉल्यूशन पोर्ट्स, एमएसएमई, स्टार्टअप्स एंड इंस्टीट्यूशन। देखो यहां पर लिखा है सेक्टर स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक यानी कि मैरीटाइम के फील्ड में, यहां पर शिपिंग इंडस्ट्री के फील्ड में यहां पर उनको लोन देगा, उनको पैसा देगा। यहां पर फाइनेंसिंग गैप को कवर करना मतलब कि लोन देना, किसी को पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, उसके बाद उसको कवर करना। तो इसका ऑब्जेक्टिव इस केस में एनबीएफसी का क्या है, मैरीटाइम सेक्टर में मैंने फंडिंग देनी है, लोन देना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। यानी कि इसके पास मान लीजिए मैं चला गया लोन लेने के, इसको कहा कि यार मैंने ना यहाँ पर कोई एक इंडस्ट्री लगानी है जिसके लिए मुझे प्लांट एंड मशीनरी चाहिए और उसके लिए मुझे लोन दे दोगे, नहीं नहीं सर हम नहीं दे सकते, हमारा काम है केवल शिपिंग इंडस्ट्री। आप शिपिंग इंडस्ट्री में काम करते हो, आप उसके लिए लोन लेने आते हो, मोस्ट वेलकम, हम आपको पैसा देंगे। किसी और थर्ड चीज के लिए हम पैसा नहीं दे सकते, बिकॉज वी आर नॉट ऑथराइज्ड। हम ऑथराइज्ड हैं केवल केवल शिपिंग इंडस्ट्री के रूप में, यहां पर एनबीएफसी के रूप में। और ये शिपिंग इंडस्ट्री में एनबीएफसी में आने वाला ये पहली कंपनी बनी है। आई होप सो नाउ इट इज क्लियर कि व्हाई इट इज रिटर्न कि फर्स्ट एनबीएफसी है, एनबीएफसी क्या होता है, एंड आप चीजों को और क्लियर आपके दिमाग में हो गया होगा। ठीक है, डन, अंडरस्टूड है। ठीक है, फॉर्मली इसको हम सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड कहते थे, अब इसका नाम एनबीएफसी है, तो एनबीएफसी इस तरह का नाम कर दिया गया है। अच्छा, जो कंपनी है ये मिन्नी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। इसको फॉर्मली एज ए एनबीएफसी रजिस्टर किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको यहां पर ऑब्वियस है, इसने अप्रूवल इसको दिया है, आरबीआई अप्रूवल देता है एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन का, वो उसको अप्रूवल मिल गया है। गॉट इट, गोचा, आई होप सो न्यूज क्लियर हो गई होगी। एक बार मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, सर न्यूज क्लियर है, बढ़िया से समझ में आ गया, आज एनबीएफसी बैंक के बीच का डिफरेंस, बढ़िया एग्जाम्पल थे, अच्छे थे। तो चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर भी वेरी इजी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वन ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने टाई अप किया है एडलविज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। एडलविज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो जब भी किसी एक बैंक का एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप होता है तो दैट टाई अप इज नोन एज द बैंक का एश्योरेंस, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है बैंक का एश्योरेंस इसको कहते हैं। यानी कि अब ये जो बैंक है ये अपने कस्टमर्स को इस इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करेगा। इससे क्या होगा, इस बैंक को यहां पर कमीशन के रूप में यहां पर पैसा मिल जाएगा, है ना, अर्निंग हो जाएगी, आपको ये दे देगा। और इसको फायदा होगा कि इसके जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंच पाएंगे वेरी इजीली, क्योंकि बैंक का जो यहां पर कस्टमर बेस होता है काफी अच्छा खासा होता है, तो वेरी इजीली पहुंच पाएगा। तो इसी को हम बैंक का एश्योरेंस कहते हैं, जो कि यहां की हेडिंग में लिखा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में कुछ एमओयूज यहां पर बैंकिंग सेक्टर में साइन हुए हैं, जिसमें आपने देखा होगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हुआ है टाई अप, एक आपका एनपीसीआई का टाई अप आईडीआरबीटी के साथ हुआ था, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और वेदांता एल्यूमिनियम का भी यहां पर टाई अप पिछले दिनों में देखने को मिला था। अगली न्यूज यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा से आती हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। देखो बहुत सारी चीजें रहती हैं, बैंक्स अपने प्रोडक्ट आए नए दिन लॉन्च करते रहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, लेकिन अमूमन मैं यही मानता हूं, प्रैक्टिकल बड़ा अप्रोच के साथ पढ़ाने वाला इंसान हूं, कि सभी के सभी प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, सभी के सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि सभी के सभी कार्ड्स लॉन्च किए गए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते। कराने को मैं भी करा दूं, है ना, लेकिन कुछ चुनिंदा चीजें ही हम करते हैं। बड़ा प्रैक्टिकल चलता हूं मैं करंट अफेयर्स को लेकर, और उसी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक जो यूनिक सी कोई प्रोडक्ट होता है वो लेकर आता हूं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिलहाल एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि हाँ यूनिक कह सकते हैं। यूनिक क्यों कह सकते हैं, इस न्यूज पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट रेकरिंग डिपॉजिट का समझा दूं। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, बैंक में जब भी आप यहां पर पैसा जमा कराने जाते हैं तो आपका पैसा सेविंग अकाउंट में रखा जाता है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल एंटिटी जा रहे हैं,
अगर आप यहां पर एज अ बिजनेसमैन जा रहे हैं तो पैसा आपका करंट अकाउंट में रखा जाता है, और अगर आपको पैसे पे थोड़ा सा ब्याज ज्यादा चाहिए और आप पैसे को लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, और उसके लिए हम बैंक में टाइम डिपॉजिट कराते हैं। टाइम डिपॉजिट में यहां पर हमारे पास 3 तरीके के टाइम डिपॉजिट होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरा होता है रेकरिंग डिपॉजिट, तीसरा होता है फ्लेक्सी डिपॉजिट। जो कि यहां पर पहला फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, एफडी जिसको हम कहते हैं, वो आप लंबी अवधि के लिए वन शॉट में एक साथ पैसा जमा करा देते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जिसमें मिनिमम पीरियड 7 दिन का होता है, मैक्सिमम पीरियड 10 साल का होता है, जो कि 18 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर वो 10 साल से ऊपर अगर करना, उसके लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए, इन दैट केस ओनली होता है। नहीं तो नॉर्मली आप कस्टमर एज ए कस्टमर बैंक में बात जाएंगे तो बैंक मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 साल के लिए आपका एक फिक्स डिपॉजिट, एफडी जिसको कहते हैं देसी भाषा में, वो करा देता है आपका। ठीक है, ब्याज काफी अच्छा खासा मिल जाता है। आज के दिनों में यहां पर ब्याज इन कंपैरिजन टू आज से 3-4 महीने पहले से काफी कम हो गए हैं। 1-1.5% तक ब्याज यहां पर टूट चुके हैं। रीजन बिंग की आरबीआई ने पिछले महीनों में अपना रेपो रेट जो है वो डिक्लाइन किया है, जिसकी वजह से बैंक के जो लेंडिंग रेट है वो भी कम हुआ है। और अगर बैंक अपना लेंडिंग रेट कम करता है तो ऑब्वियस है बैंक को अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए जो डिपॉजिट रेट है वो भी कम करने पड़ते हैं। तो उसी तर्ज पर यहां पर बैंक अपने डिपॉजिट रेट, एफडी के रेट्स भी कम कर चुका है। अब बात थी यहां पर कि एक साथ मेरे पास पैसा है तो मैंने जमा कराया, तो उसके लिए मुझे एफडी का ऑप्शन बैंक मुझे देता है और मुझे अच्छा खासा 6-7% ब्याज भी मिल जाता है। लेकिन अगर मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास एक साथ पैसा नहीं है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मेरे पास महीने के महीने मान लीजिए 50,000 सैलरी है, मेरे महीने के महीने 10,000 रुपए बचते हैं। अब या तो मैं 10 महीने तक वेट करूं 1 लाख रुपए होने का, या फिर बैंक मुझे ऐसा ऑप्शन दे दे कि मेरे हर एक महीने 10-10 हजार रुपए जमा करता रहे और उस पर ब्याज जो मुझे मिले वो सिमिलर यहां पर बैंक की एफडी के अकॉर्डिंग ही मुझे ब्याज मिलता रहे। तो देयर इज एन ऑप्शन दैट इज नोन एज द रेकरिंग डिपॉजिट। उसको हम रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, जिसमें यहां पर बैंक आपसे प्रत्येक मंथ कुछ ना कुछ पैसा आपसे लेता रहता है। ब्याज आपको बिल्कुल एफडी के इक्विवेलेंट मिलता रहता है। मान लीजिए एफडी का 1 साल का ब्याज 6.5% है, तो रेकरिंग डिपॉजिट का 1 साल का ब्याज भी 6.5% रहेगा। लेकिन फर्क यह है कि एफडी में आप एक साथ पैसा जमा करा दो तो उसके बाद दोबारा से पैसा जमा कराने की नीड नहीं होती। आप 1 साल बाद जाइए, वो 1 लाख रुपए आपका ब्याज के साथ आपको वापस मिल जाता है या फिर रिन्यू करा लेते हो। लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट में आपका जो ब्याज है वो यहां पर अकॉर्डिंग टू दी अमाउंट डिपॉजिटेड ही मिलेगा। यानी कि पहले महीने आपने 10,000 जमा कराया तो 10,000 पे आपको 6.5 मिलेगा, फिर अगले महीने 10,000 जमा कराया तो 20,000 पे 6.5 मिलेगा, फिर 30,000, 40,000, तो उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो ऑब्वियस 1 साल बाद जो अमाउंट एक्यूमुलेट होगी वो अमाउंट यहां पर आपकी इक्विवेलेंट टू वो नहीं होगी जो एफडी पे आपको 1 लाख प्लस ब्याज मिला है। यहां पर 1 लाख जरूर एक्यूमुलेट होगा, लेकिन 1 लाख प्लस ब्याज उतना नहीं होगा जितना एफडी पे, क्योंकि 1 लाख पहले दिन से शुरू हो गया था। यहां पर 1 लाख होते 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 12 महीने बीत चुके हैं। अब मैं ये रेकरिंग डिपॉजिट की जो स्टोरी है उसको क्यों समझाया है, वो इसलिए समझाया है कि जो मेरे पीछे न्यूज है वो रेकरिंग डिपॉजिट से ही संबंधित है। अच्छा, इस न्यूज को समझाने से पहले एक और पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं। नॉर्मली जो रेकरिंग डिपॉजिट होता है उसमें यहां पर आप जब पहले दिन रेकरिंग डिपॉजिट जमा कराने जाते हो, एप्लीकेशन फिल करते हो, रेकरिंग डिपॉजिट मुझे करवाना है, तो बैंक आपसे पूछता है कि आप प्रत्येक मंथ कितना पैसा इसके अंदर जमा कराना चाहते हो। तो बैंक को यहां पर आपको बताना पड़ता है कि मुझे फिक्स अमाउंट जमा करानी है या फिर वेरिएबल अमाउंट जमा करानी है। फिक्स अमाउंट मतलब कि मैं महीने के महीने 10,000, 1,000, 500, 100 रुपए, 2,000 रुपए कितने कराना चाहता हूं जमा, वो बैंक बता देता है। तो महीने के महीने आपका फिक्स अमाउंट जाती है। एक होता है वेरिएबल रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो वेरिएबल रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि आप वेरिएबल बैंक को बता सकते हो कि भाई मैं ना 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक जमा कराऊंगा। 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक, यानी कि वो 100 के मल्टीपल में ही जमा होगा कि यार मेरे ना इस बार मैंने ना कम पैसे जमा हुआ है, चल मैं 500 करा दिए। अगले महीने थोड़े ज्यादा हो गए तो मैंने 800 करा दिया। अगले महीने मेरे पास ज्यादा हो गया 1,000 करा दिया। अगले महीने मेरे पास थोड़े कम रह गए, मैंने 300 करा दिया। तो सभी के सभी 100 का मल्टीपल है ना, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1,000, लेकिन अप टू मैक्सिमम 10 टाइम्स है, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल का कंसेप्ट होता है, जिसमें आप यहां पर अपने जो रेकरिंग डिपॉजिट में अमाउंट है उसको वेरिएबल वे में भी जमा करा सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर फंडा, अकॉर्डिंग टू योर आप कह सकते हो सेविंग, ठीक है। अब ये हुआ पूरा पूरा कंसेप्ट रेकरिंग डिपॉजिट का। अब मेरे पीछे जो अमाउंट, जो चीज लिखी हुई है उसके ऊपर चलते हैं। जो मैंने कंसेप्ट अभी समझाया है उससे इस कंसेप्ट को लिंक कीजिएगा, आपको तुरंत ये न्यूज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बीओबी फ्लेक्सी सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान। एक तरह का नया रेकरिंग डिपॉजिट प्लान है जो कि कस्टमर को अलाउ करता है टू इंक्रीज देयर मंथली कंट्रीब्यूशन। कस्टमर को क्या अलाउ करता है? टू रेज देयर मंथली डिपॉजिट बाय अप टू 10 टाइम्स
their base installment subject to maximum deposit of 1 lakh per month. The minimum contribution starts at 500 रुपए and additional deposit can be made in multiple of 100 rupees. तो ये ऑफर करता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट फॉर द एंटायर टेन्योर ऑफ द प्लान, जो कि 6 महीने से 5 साल का यहां पर रहता है। सर क्या मतलब हुआ ये? आई होप सो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया होगा। जिन्होंने कनेक्ट नहीं किया तो मैं एक बार फिर से आपको कनेक्ट करवा देता हूं। अभी मैंने आपको वेरिएबल रेकरिंग डिपॉजिट में क्या बताया था? ये बताया था कि आपने मान लीजिए बैंक को बताया है कि मैं कितने मल्टीपल में पैसा जमा कराऊंगा, तो मल्टीपल में कितना था? मल्टीपल में था 100 रुपए जमा कराया, उसका 10 गुना यानी कि 1000 तक। तो वो 100 और 1000 की रेंज ही रही है, ये फिक्स है। आपको 10 टाइम्स ही बैंक अलाउ करता है कि 10 रुपए या फिर 100 रुपए से लेकर, या फिर 100 रुपए से लेकर 1000, या 1000 कराया तो 10,000, 10,000 कराया तो 1 लाख। पॉइंट समझ गए मेरा? है ना? इस तरह से हो सकता है। यानी 10,000 का मिनिमम मैंने कराया पहले महीने, तो अगले महीने में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, बस इतना ही करा सकता हूं। मैं चाहूं 10,000 का 15,000 नहीं करा सकता, मुझे 10 कराना पड़ेगा, 20 कराना पड़ेगा, 20 कराना पड़ेगा, 30 कराना, 20 कराना पड़ेगा, 50 कराना पड़ेगा। मैं 25,000, 27,000, 28,000, 32,000, 37,000, 36,000 नहीं करा सकता। गॉट माय पॉइंट? ये एक रेकरिंग डिपॉजिट का एक यूनिवर्सल थिंग है। सभी बैंक इस चीज को अप्लाई करते हैं, सभी बैंक्स में ये फंडा चलता है रेकरिंग डिपॉजिट का। लेकिन यहां पर इस न्यूज में क्या है? इस न्यूज में एक नया तरीके का, दैट इज फ्लेक्सी। फ्लेक्सी सिस्टमैटिक, फ्लेक्सी का मतलब फ्लेक्सिबल कर दिया है इन्होंने कहा है कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। 500 रुपए के मल्टीपल में आप जितना पैसा जायज जमा करा सकते हो, 500 रुपए से लेकर यहां पर 1 लाख रुपए तक। यानी कि आप 500 रुपए जमा कराइए, अगले महीने 550, अगले महीने आप 600 कराइए, अगले महीने 700 कराइए, 800 कराइए, 1100 रुपए कराइए, 1200 रुपए कराइए, 2100 रुपए कराइए, 11,000 किसी ने शगन दे दिया आपको, 11,000 कराइए, 21,000 कराइए, 31,000 कराइए, 51,000 करा दिए। कोई शादी आ गई, उसमें लोगों ने यहां पर आपको 1100 रुपए सगन डाल गए, तो वो डाल करवा लीजिए, है ना? तो कोई भी मल्टीपल 100 के मल्टीपल में होना चाहिए, वो करवा सकते हो। लेकिन पहले क्या था? पहले आपको 100, 200, 100 से 10,000, तो 100 का 150 नहीं करा सकते, 100 होगा या 200 होगा। आई थिंक सो अब समझ में आ गई होगी कि हाउ दिस कंसेप्ट ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट ऑफ दिस प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम दी ट्रेडिशनल प्लान, जो मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, बस मल्टीपल का डिफरेंस है कि किस मल्टीपल में पैसा जमा करा रहे हो, वही डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, इन्हीं सब कंसेप्ट्स में यहां पर एक चीज और बतानी रहेगी, जो मैंने तीसरा टाइम डिपॉजिट बताया था, दैट इज फ्लेक्सी डिपॉजिट। मैंने कहा था ना, एक और तीसरा कंसेप्ट होता है फ्लेक्सी डिपॉजिट का। फ्लेक्सी डिपॉजिट में क्या होता है? जो फ्लेक्सी टाइम डिपॉजिट था उसमें क्या होता है? उसमें यहां पर आप यहां पर एक बार बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देते हो कि मेरे अकाउंट में अगर इतना पैसा आता है, मेरे अकाउंट में इतना फंडिंग आती है, मतलब सेविंग अकाउंट में इतना पैसा आता है, मिनिमम बैलेंस इतना, तो उससे ऊपर का जितना पैसा ना उसका ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट कर देना। तो एक मैं जाकर खुद बैंक को इंस्ट्रक्ट करो, खुद फॉर्म फिल करता रहो, भाई साहब इस महीने 10,000 की एफडी करनी है, इस महीने 50,000 की एफडी करनी है, नहीं। एक होता है कंसेप्ट कि मेरे अकाउंट में 50,000 बैलेंस है, तो अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख बैलेंस होता है, तो ऊपर ओवर एंड अबव 50,000 के ऊपर जितना बैलेंस होगा उसकी फिक्स डिपॉजिट एक हर एक महीने कर दिया करो, तो उसको फ्लेक्सी डिपॉजिट कहते हैं। और साथ ही साथ जब भी बैंक को पैसा, अगर उसको पैसा चाहिए, कस्टमर को अचानक से उसको पता लगा मुझे 70,000 चाहिए, तो फिक्स डिपॉजिट वो वाला जो आपने ओवर एंड अबव 50,000 किया, वो टूट जाता है, अपने आप टूट जाता है पैसा और आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। तो एक प्रकार से फ्लेक्सी रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है कि फिक्स डिपॉजिट यहां पर बन भी रहा है अपने आप और टूट भी रहा अपने आप। ठीक है, तो वो चीज फ्लेक्सिबल डिपॉजिट में आती है। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहां पर फ्लेक्सी रेकरिंग डिपॉजिट करा दिया कि भाई आपका 100 रुपए जमा कराओ, 150 रुपए कराओ, मतलब 100 का कराओ, 200 कराओ, 1100 कराओ, 2100 कराओ, 2200 रुपए कराओ, 3600 रुपए कराओ, जो मर्जी कराओ, 100 के मल्टीपल में मैक्सिमम टू 1 लाख रुपए। नॉर्मली मिनिमम अगर 500 रुपए होता है तो मैक्सिमम वो 5,000 तक जा सकते हैं, 10 गुना तक ही जाया जाता था। लेकिन यहां पर मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1 लाख है, और उसमें मिनिमम 500 होता था, मैक्सिमम 5,000, तो फिर 500 का मल्टीपल होता था 500, यानी कि जितना मिनिमम अमाउंट होती थी उतने का मल्टीपल होता था। लेकिन इसमें मिनिमम अमाउंट 500 है और मैक्सिमम इसके अंदर नॉर्मल हमारी 500 का 5,000 होती थी, इसमें मैक्सिमम 1 लाख है, और मल्टीपल ऐसे केस में 500 केस में 500 का होता था, लेकिन इस केस में 100 का। खत्म, डन एंड डस्टेड। आई होप सो की न्यूज क्लियर होगी। अगली न्यूज पे चलते हैं। ये कुछ पिछले दिनों में फैसिलिटीज जो बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा अलग अलग सेगमेंट्स में लॉन्च की गई, आप पढ़ लेना अपने रिवीजन के पॉइंट से। ठीक है, हमारे पास आज 2 बैंकिंग की खबरें थी। हमारी नेक्स्ट खबर हमारी एग्रीकल्चर सेगमेंट से आती हुई, एग्रीकल्चर सेगमेंट या यूं कह लीजिए प्लांट, पेड़ पौधे, स्पीसीज वगैरह उनसे आती हुई, वाइल्ड लाइफ से आती हुई।
तो यहां पर एक न्यूज आई है जिसमें बात की गई है लेजर्स की, जिसमें बात की है टीक लीफ की। टीक लीफ, ठीक है, पत्तियों की, पत्ते, लीव्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो टीक लीव्स हैं, इनकी बात यहां पर क्यों की गई है और लेजर से इसका क्या संबंध है? देखिए, नॉर्मल दिनों में अगर आप किसी भी हॉस्पिटल या मेडिकल सिचुएशन में या इमरजेंसी में या किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप खुद नहीं गए, या लेकिन आपने कोई रिलेटिव गया होगा, तो आपको पता होगा कि आजकल मेडिकल में काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सर्जरी जो है वो इस के अकॉर्डिंग कैरी की जाती है, जिसको हम लेजर सर्जरी कहते हैं। लेजर के माध्यम से हमारी सर्जरी की जाती है, और भी बहुत सारी चीजों में लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे फॉर डिफेंस हो या फिर मेडिकल का तो मैंने बता ही दिया इस तरह से। लेकिन जो लेजर होती हैं, लेजर बीम्स होती हैं, ये आपकी आंखों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आपके सेंसर जो है वो काफी ज्यादा इनको नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के जो मेडिकल सिचुएशन में, डिफेंस के सिचुएशन में आपका जो लेजर्स हैं, उससे यहां पर बचने के लिए, बचाने के लिए एक आमजन को एक जो टीक लीव्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जाना कोशिश की गई है यहां पर साइंटिस्ट के द्वारा। ऐसी कोई एक नया आविष्कार कह सकते हैं, इन्वेंशन जो है वो किया गया है। टीक लीव्स बेसिकली यहां पर ऐसी लीव्स है जो कि यहां पर अगर वेस्ट होती हैं, टीक लीव्स मान लीजिए वेस्ट है, गिर गया नीचे, गिरी पड़ी है पत्तियां, तो वेस्ट है, दे आर ड्राई वेस्ट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो उसी के अंदर एक कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट का इस्तेमाल करके यहां पर इन लेजर्स को यहां पर आई तक पहुंचना या किसी और तरीके से यहां पर ह्यूमंस को अफेक्ट करना, उससे बचाया जा सकता है। इस तरह का यहां पर एक साइंटिफिक डिस्कवरी की गई है। न्यूज को पढ़ते हैं और बेहतर समझ आएगा। Teak leaf extract could offer possible protection to our eyes and sensitize sensors that can critically affected by accidental exposure to rays from cutting edge lasers used everywhere from medical equipment to military devices। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। तो इन एरिया ऑफ रैपिड डेवलपमेंट और लेजर टेक्नोलॉजी, वहां पर नीड है कि प्रोटेक्ट कीजिए डेडिकेटेड ऑप्टिकल डिवाइसेस एंड ह्यूमन आईज को फ्रॉम हाई पावर लेजर रेडिएशन इन मेडिकल, मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में यूज होता है। उससे साइंटिस्ट कहां पर, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने यहां पर आपका जो कि डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंडेड है, इन्होंने यहां पर आपका हाल ही में एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसमें जो लीव्स हैं, जो डिस्कार्डेड लीव्स हैं टीक ट्री की, जिसको हम टेक्टोना ग्रैंडिस भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दीज लीव्स यूजुअली एग्रीकल्चर वेस्ट होती हैं, कोई यूज नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता। इनमें यहां पर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम एंथोसाइनिन्स कहते हैं। ये एंथोसाइनिन्स एक नेचुरल पिगमेंट है जो कि यहां पर इस टीक की जो पत्तियां हैं, इसको रेडिश ब्राउन कलर एक टाइप का यहां पर देता है। रेडिश ब्राउन कलर इसका उस वजह से होता है, किस वजह से होता है? एंथोसाइनिन्स की वजह से होता है, और इसी को इस्तेमाल किया जाएगा यहां पर आपका इस चीज में। तो दे हैव स्पॉटेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर कॉल्ड द नॉन लीनियर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इन दीज पिगमेंट्स के अंदर पाया गया है, जो कि इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइट के साथ। दीज प्रॉपर्टी ऑफ डाई मेक्स द टीक लीव अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर ऑप्टिकल लिमिटिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सीधी सी न्यूज है, यहां पर जो याद करने वाला फोकस है, टीक लीव्स याद रख लेना, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रख लेना। ये वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एग्जामिनर आपसे इस वर्ड के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ज्यादा इस न्यूज को ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। सर बड़े कॉम्प्लिकेटेड से वर्ड है, सर क्या लिख रखा है, समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं, सिंपल मुझे सुना, मैंने क्या फोकस किया, टीक लीव्स, ठीक है, दूसरा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड दी एंथोसाइनिन्स, बस ये 3 कीवर्ड्स है, न्यूज खत्म है और कुछ नहीं है न्यूज में। बाकी न्यूज अपनी समझ से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उस समझ से अपने कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन 3 वर्ड्स के अराउंड ही आपका पूरे न्यूज, पूरे क्वेश्चन जो है, जो भी पूछा जाएगा वो इन 3 कीवर्ड्स के अराउंड ही घूमेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकते वो आपसे, ठीक है। ओके, गॉट इट, गॉचा। चलो अगली न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग न्यूज कैसे है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में यहां पर इनिशिएट किया है एक प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के तहत उन्होंने 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जिनको हम शॉर्ट में RUPP कहते हैं, इनको डीलिस्ट करने का फैसला किया है। 345 RUPPs को डीलिस्ट करने का फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं की है जिस कंडीशन को फुलफिल करके इनको एज अ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कंटिन्यू रखा जा सकता है। सिंस 2019 से इन्होंने कोई भी इलेक्शन जो है
वो नहीं कंटेस्ट किया है, लड़ा ही नहीं है, और ऑफिस ऑफ दीज पार्टीज यहां पर कहीं पर भी फिजिकली लोकेटेड ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। अब सर ये क्या है? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। देखो हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि आपके सामने आती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, या फिर आप जब भी इलेक्शन वोटिंग करने जाते हैं तो वहां पर जो ईवीएम होती है उसके ऊपर बहुत सारे नाम लिखे होते हैं, लेकिन आपको हार्डली 2 या 3 कैंडिडेट्स के नाम पता होते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की मेजर पार्टी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर कोई समाजवादी पार्टी या कोई भी एबीसी एक्सवाईजी पार्टी जो काफी फेमस है, या फिर कोई रीजनल पार्टी भी होती है उस एरिया की काफी फेमस है। ठीक है, तो उन्हीं के 3-4 कैंडिडेट्स के आपको नाम पता होता है। नीचे आपने बहुत सारे नाम और भी देखे होंगे, लेकिन कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा उनके ऊपर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं जो यहां पर अपने आप को एज रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की तरह भी रजिस्टर करती हैं। अब ये पार्टी सर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड, थोड़ा सा वर्ड अटपटा है। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या हुआ? देखो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है, लेकिन ये अनरिकॉग्नाइज्ड है। अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या हुआ? अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब आपको स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का डिफरेंस समझ में आएगा या उनके बारे में पता चलेगा। सो स्टेट नेशनल पार्टी क्या होती है? हमारे देश में जब भी इलेक्शन लड़ा जाता है तो यहां पर बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी ईवीएम पे नाम होते हैं, तो उसमें मैक्सिमम नाम जो आपको पता होते हैं वो या तो नेशनल पार्टी के होते हैं, स्टेट पार्टी के होते हैं। नेशनल पार्टी यहां पर जिनमें आपने सुना होगा कांग्रेस है, बीजेपी है। स्टेट पार्टी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके वहां पर डीएमके हुआ आपका साउथ में, है ना, डीएमके, एआईडीएमके हुआ, महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना हुई, इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स में यहां पर अलग अलग स्टेट पार्टीज यहां पर काम करते हैं। खैर वो नेशनल पार्टीज भी हैं, लेकिन पहले कभी वो स्टेट पार्टी की तरह। अब ना ही अगर कोई नेशनल पार्टी है वो, ना ही वो अगर स्टेट पार्टी है, तो अगर कोई थर्ड और पार्टी है तो वो यहां पर रजिस्टर्ड है आपकी इलेक्शन कमीशन से, लेकिन वो अनरिकॉग्नाइज्ड। अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब नीदर स्टेट नॉर नेशनल। तो अगर कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड है लेकिन वो स्टेट और नेशनल पार्टी नहीं है तो वो इस कैटेगरी में आपकी आती है। तो आरयूपीपी को यहां पर जब रजिस्टर किया जाता है तो यहां पर बहुत सारे मोटिव होते हैं। मोटिव ऑब्वियस है कि कोई ऐसा तो नहीं है सीधा कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी बन गई, नहीं, ऑब्वियस है ऐसे नहीं होता। उसको पहले आरयूपीपी की तरह रजिस्टर करना पड़ेगा। धीरे धीरे उसको जो भी स्टेट नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करता 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 वो नेशनल या स्टेट पार्टी बन सकता है। ठीक है, तो अब कई बार ऐसा होता है कि आरयूपीपी यहां पर उन्होंने बना तो ली, लेकिन उन्होंने पहले बना ली, फिर उन्होंने सोचा नहीं छोड़ यार हम इलेक्शन नहीं लड़ते, है ना। या फिर कई बार ऐसा भी होता है आरयूपीपी इन्हीं अलग अलग पार्टीज के द्वारा बनाया जाता है ताकि इन पार्टीज को बहुत बार जैसे ट्रस्ट की तरह बना लिया, सोसाइटी की तरह बना लिया, बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशंस मिल जाते हैं, पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर करने का मौका मिल जाता है। तो ये एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से ऐसे बहुत छोटी छोटी आरयूपीपीज को एक बार तो बना लिया जाता है, लेकिन फिर उनमें कोई काम धाम होता नहीं है, और फिर लेटर ऑन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चलता है कि इन्होंने कोई भी इलेक्शन लड़ा नहीं है पिछले सालों में, 2019 से लड़ा ही नहीं था किसी ने, और इवन का ऑफिस भी कहीं नहीं है। आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस जब मैंने पढ़ाता हूं तब मैं आपने मेरे मुंह से मेरे तरफ से एक शब्द सुना होगा, शेल कंपनीज। शेल कंपनीज क्या होती हैं? शेल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि अंदर से खोखली है। शेल का मतलब ये अंदर से खोखला हुआ है ना, तो अंदर से खोखली है। कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनीज का कोई भी वजूद नहीं है, सिर्फ ऑन पेपर्स उनका वजूद है, ऑन पेपर्स वो रजिस्टर्ड, लेकिन अगर उनका ऑफिस जाओ तो वहां ऑफिस नहीं है। अगर उनका पता करो कि ये काम, इस काम के लिए कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, तो पता किया ये काम कर ही नहीं रही कंपनी, सिर्फ ऑन पेपर रजिस्टर्ड। किस लिए? वो मनी लॉन्ड्रिंग को करने के लिए या किसी और पर्पज से, यहाँ पर किसी और थर्ड कंपनी ने जो बढ़िया काम कर रही है उसने अपने किसी फायदे के लिए उन शेल कंपनीज को बना दिया। तो आप कुछ यूं कह सकते हैं कि आरयूपीपीज कैन बी सर्व्ड एज, ऐसा नहीं कह रहा कि सभी आरयूपीपीज ऐसा काम करती है, लेकिन कैन बी, मे बी सर्व्ड एज द शेल कंपनीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो ये यहां पर आरयूपीपीज का फंडा है जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाज घेर दी है। 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो कि डिफरेंट स्टेट यूटीज से हैं, इनको इट हैज कम टू द नोटिस दैट कमीशन दैट ओवर 2800 आरयूपीपीज जो करंटली रजिस्टर्ड है ईसीए के पास, many RUPPs have failed to fulfill the essential condition which are required to continue as the RUPPs
उनके द्वारा जो कंडीशन है, यानी कि इलेक्शन आपको लड़ना चाहिए, यहां पर नहीं लड़ा गया, आपको स्टेट नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ा गया, तो ये चीज है। पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री आर रजिस्टर्ड विद द ईसीआई अंडर द प्रोविजन। अच्छा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो नेशनल हो, स्टेट हो या फिर आरयूपीपी हो, वो रजिस्टर्ड होती है अंडर सेक्शन 29A ऑफ द आरपीए 1951। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 29A ये बताता है कि क्या वो पार्टी नेशनल पार्टी है, क्या वो पार्टी स्टेट पार्टी है, क्या वो पार्टी आरयूपीपी है। ये यहां पर सेक्शन 29A ऑफ द आरपी एक्ट 1951 में यहां पर सब चीजें आपकी डिफाइन कर रखी है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको यहां पर एज अ पॉलिटिकल पार्टी को कुछ प्रिविलेजेस, कुछ एडवांटेज, टैक्स एग्जम्पशन वगैरह मिल जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम पॉइंट से है कि पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में किस सेक्शन के अंडर रजिस्टर्ड रहती है, सेक्शन 29A ऑफ द आरपी एक्ट 1951। अच्छा, अब हम सर इतनी देर से राष्ट्रीय, राज्य, नेशनल, स्टेट पार्टीज की बात तो कर रहे हैं, तो क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिससे कि आरयूपीपी जो है वो नेशनल या स्टेट पार्टी बन सकती है? तो चलिए आइए आपको इसके बारे में आज कुछ ज्ञान दे देते हैं। अगर आपको स्टेट पार्टी बनना है, अगर आप एक आरयूपीपी और अगर आपको स्टेट पार्टी बनना है, तो आपके पास ये 4 क्राइटेरियाज हैं। अगर आप इन 4 क्राइटेरियाज में से एनी वन इन 4 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया आप चुन लेते हैं, अगर मतलब चुन नहीं, अगर फुलफिल कर लेते हैं, तो आप एक स्टेट पार्टी कहलाते हैं। देखो, पहला क्राइटेरिया क्या है? वोट शेयर प्लस सीट। आपको जो भी यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट में जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं ना, है ना, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, उस विधानसभा के इलेक्शन में आपको टोटल के टोटल पूरे के पूरे, जैसे इलेक्शन मान लीजिए राजस्थान में इलेक्शन हुआ है, तो राजस्थान में जितने वोट्स पड़े हैं, नंबर ऑफ वोट्स जितने पड़े हैं, तो उसमें एटलीस्ट 6% वोट जो है वो आपकी आरयूपीपी को डले हैं, और साथ ही साथ आपने 2 सीट्स जीती हैं। 6% वोट पूरे के पूरे जितने भी नंबर ऑफ लोगों ने वोट डाले उसमें 6% वोट यहां पर आपके, और 2 सीट्स जीती हैं, तब आप यहां पर एक स्टेट पार्टी बन जाएगी। लोकसभा वोट प्लस सीट, अगर आपको लोकसभा के अंदर 6% मिली है और 1 सीट आपको लोकसभा मिली है, तब आप स्टेट पार्टी बन सकते हैं। एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली और 3 स्टेट्स और 3 सीट्स, ठीक है। या तो आपको 3% मिली है लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स, या फिर आपको 3 सीट्स मिली है। इसमें 2 सीट्स प्लस 6% क्राइटेरिया, इसमें 3 सीट्स का क्राइटेरिया कर दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 सीट्स बन जाती है, तब भी स्टेट असेंबली। और लोकसभा में अगर एवरी 25 लोकसभा सीट्स में से 1 सीट आपकी है, तो आप यहां पर लोकसभा के अकॉर्डिंग, इस क्राइटेरिया अकॉर्डिंग स्टेट पार्टी बन जाते हैं, है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हमारे देश में बहुत बार हमारे जो पार्टीज हैं, आपने उन पार्टीज का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो आपके घरों में आते हैं वो लोग, उनके कार्यकर्ता आते हैं और आपको लेकर जाते हैं, कहते हैं कि वोट तो डाल दीजिए। आप सोचते हो यार ये जो कार्यकर्ता है, मैंने इसको वोट तो डालना ही नहीं है, इनको भी पता वोट तो डालना नहीं है, फिर भी यार क्यों लेने आते हैं? एक उम्मीद के साथ आते हैं कि काश ये हमारे को देखकर हमारी पार्टी को वोट दे दे। एक तो क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया उसका ये रहता है, अल्टीमेटली गोल उनका होता है कि हम स्टेट या नेशनल पार्टी बने, और स्टेट नेशनल पार्टी बनने के लिए उनको ये भी तो चाहिए, उनको सीट से मतलब नहीं है, लेकिन उनको 6% वोट भी तो चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? आपके विधानसभा क्षेत्र में मान लीजिए 1 लाख वोट है, 1 लाख वोट है, जो जीता है कैंडिडेट, जो कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी पार्टी का जीता है कैंडिडेट, उसको 30,000 वोट्स मिले, ठीक है, वो जीता। अब जो आरयूपीपी है उसको पता है कि मैंने जीतना नहीं है, ही नोज, उसको पता है मैंने जीतना नहीं। आप भी यही सोचते हो यार ये पता नहीं बंदा क्यों खड़ा हो गया इलेक्शन में, इसको पता तो है मैं जीतूंगा नहीं, सामने इतना पॉपुलर जा रहा है, इसको कौन वोट देगा? यही होता है, अरे ये कौन सी पार्टी आ गई यार, इसका तो नाम ही नहीं सुना कभी हमने। वो क्या कर रही है? वो यहां पर आपके 6% वैलिड वोट्स के पीछे है। अगर उसको 1 लाख में से मान लीजिए 1000 वोट यहां से मिल जाता है, 500 मिल जाता है, 400 मिल जाता है, 200 मिल जाता है, इसी तरह से हर एक विधानसभा क्षेत्र से उसको 1000, 2000, 3000, 4000 वोट मिल जाता है। उसका लक्ष्य जीतना नहीं है, लेकिन उसका लक्ष्य
इस 6% की तरफ है, उसका लक्ष्य ये 3% की तरफ है, ये तो जीतने वाला है, उसका लक्ष्य ये है। और वो कोशिश कर रहा है किसी भी ऐसी 50, 100, 250 सीट्स है उस स्टेट में, तो उसमें 2 सीट्स मिल जाए। लेकिन 2 सीट्स के साथ साथ उसको ये भी तो अचीव करना है, तो इसके लिए वो यहां पर हर एक जगह पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर देता है ना। आज कुछ नई चीज पता चली ना कि क्यों आपके पीछे इतने कार्यकर्ता, इतने वोट्स वाले पीछे पड़े रहते। सर वोट तो डालाइए, सर वोट तो डालिए, पता है उन्होंने नहीं जीतना, लेकिन वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाह रहे हैं, वो एक स्टेट पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप सो कि आज कुछ नया पता चला होगा कि अच्छा सर इसके पीछे का ये कारण है। तो आज घर पे कभी भी पिताजी, माताजी या घर पे बैठे हुए कभी चाय बिस्किट के साथ कुछ डिस्कशन चल रही हो, तो आज अपना ज्ञान थोड़ा सा पेल देना घर पर कि आज पिताजी आज नई चीज ये पता चली है, आज माताजी, आज बहन, अगर भाई जिसके साथ भी डिस्कशन करते हो आज उनसे साथ डिस्कस करना, आज ये चीज नहीं पता चली यार, अपने तो और कुछ सोचते थे, अपने तो इनका मोटिव और कुछ सोचते थे, इनका मोटिव होता था इलेक्शन लड़ना और जीतना। लड़ना जीतना है 2 सीट्स पर, या पूरे स्टेट में 250 सीट्स, उसमें 2 सीट्स पे है, कहीं ना कहीं तो उनका कैंडिडेट पॉपुलर होगा। लेकिन अगर वो 2 सीट जीत जाते हैं लेकिन ये 6% वोट नहीं मिलते, फिर क्या करेंगे वो? फिर तो वो 2 सीट्स की मेहनत भी खत्म हो गई। ठीक है, और चलो ये नहीं तो अगर 3 सीट्स मिल गई तब भी जीत गए, तो कहीं ना कहीं उनको एफर्ट्स तो डालनी पड़ रहे हैं ना हर एक चीज में, राइट। चल अच्छा, इसी तरह से नेशनल पार्टी की बात करो तो अगर नेशनल पार्टी बननी है तो उनको 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी बनना पड़ेगा। पहले स्टेट जरूरी है, ठीक है। द पार्टीज रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी इन 4 डिफरेंट स्टेट्स, लोकसभा सीट्स एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल, ये भी एनीवन है, ठीक है, ये भी एनीवन है, इनमें से कोई भी एक। विन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट्स, यानी कि 11 सीट्स आउट ऑफ 543, एंड कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स, और वोट शेयर पर सीट्स गेट 6% ऑफ वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन लोकसभा, और असेंबली इलेक्शन विंस 4 लोकसभा सीट्स। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया जिसके पूरा करोगे तभी आप यहां पर लोकसभा, तभी आप यहां पर नेशनल पार्टी यहां पर बन सकते हो। ठीक है गोच्चा, बताना जरूर ये न्यूज कैसी लगी, कुछ नया सीखा, कुछ नया पता चला, हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता चला तो एक बार जरूर बताइएगा। सर यस सर, मुझे पहली बार ऐसा कुछ पता चला, मैं तो फंडा ही कुछ और सोचता था, आज तो कुछ और ही हमारे नयन चक्षु जो है कुछ और ही बयान कर रहे हैं, कुछ और ही दिखा रहे हैं हमें, है ना। एक अलग सोच, एक अलग तरीका देखने का चीजों को। दिल्ली में यहां पर आपने द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा, पहले कभी पिछले साल हमने करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस किया था द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। एक नया रास्ता काफी अच्छा खासा स्मूथ यहां पर बनाया गया है दिल्ली में। तो दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे जो है इसके ऊपर पहली बार लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला फर्स्ट एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यहां पर लॉन्च किया गया। अब एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं, उससे इस न्यूज को बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में आपको पता था, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि मैं लखनऊ गया था, लखनऊ में बाय रोड गया था। ठीक है, और जहां पर मैं गया था दिल्ली से मैंने लखनऊ का रास्ता तय किया था, जिसके बीच में 2 एक्सप्रेसवे आए थे। पहला एक्सप्रेसवे आया था यमुना एक्सप्रेसवे, दूसरा आया था लखनऊ एक्सप्रेसवे। इन दोनों के दोनों एक्सप्रेसवे पर जो स्पीड लिमिट थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, कि आप गाड़ी जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ा सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप दौड़ाएंगे तो वो ओवर स्पीडिंग कहलाएगी और आपका चालान हो सकता है, आपका चालान ऑटोमेटेड हो जाता है, आपके मोबाइल पे घंटी बज जाती है कि आपकी ओवर स्पीड थी, चाहे वो 101 ही क्यों ना हो उसके लिए। ठीक है, अब सर 100 किलोमीटर प्रति आवर, मान लीजिए मैं 110 120 पे गाड़ी चला रहा हूं, तो उनको क्या पता चलेगा? क्या वो यहां पर जगह जगह और पुलिस वाले खड़े हैं? क्या होगा? मैनुअली करते हैं, क्या करते हैं? जी हां, एक होता है क्राइटेरिया मैनुअली का, जिसमें आपको कुछ कुछ देर बाद यहां पर एक वैन यहां पर पुलिस की साइड में खड़ी हुई मिलती है, उसके पीछे एक दूरबीन से लगी होती है, दूरबीन टाइप की कोई चीज लगा होता है, और वो दूर से आपकी गाड़ी के स्पीड को डिटेक्ट कर ले तो आपका चालान यहां पर कट जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे एक्सप्रेसवेज पर यहां पर ऐसे मैन जो हमारा पुलिस बल है उसको तैनात करना, अननेसेसरी 3-4 लोगों को रखना, अननेसेसरी ऐसे एक उनको यहां पर और किसी काम में लगा दो भाई, वहां पर जरूरी है खड़ा करना। तो इसलिए यहां पर ऐसे एक्सप्रेसवेज पर यहां पर स्पीड कैम्प्स लगाए होते हैं। स्पीड कैम्प क्या होता है? स्पीड कैम्प्स यहां पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर, आप रोड पे चलते हो, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऊपर यहां पर ऐसे होर्डिंग्स लगे होते हैं जिनमें यहां पर स्पीड कैम लगे होते हैं, ऐसे करके।
ठीक है, आपकी गाड़ी यहां से गुजरती है, इस रोड से गुजर रही है, और जैसे ही आप इस बैरिकेड को क्रॉस करते हो यहां पर आपकी स्पीड मेंशन हो जाती है, और बकायदा क्या होता है, स्पीड जैसे मेंशन हुई, मान लीजिए स्पीड आपकी 90 पर चल रही है तो वहां पर 90 बकायदा लिखा होगा, और वहां पर एक स्माइली बनी आ जाती है। यस, वहां पर एक आपकी येलो कलर में स्माइली बनी आ जाती है। अगर आपका 101 स्पीड है तो 101 स्पीड यहां पर लिखा आएगा, जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे 101 लिखा आएगा। ये ऊपर होते हैं, ऊपर जैसे गाड़ी चल रही है ना, ऊपर यहां पर सामने दिखाई देता है। अगर आप गाड़ी चलाकर वहां पहुंच रहे हो तो आपको सामने से दिखाई देंगे कि स्पीड कैम लगे। 101 होगा तो आपके वहां पर 101 रेड एकदम से लाइट जल जाएगी, और आपको वो एक होता है ना उदास वाली स्माइली जो होती है ना, ऐसे वाली, है ना, ये बनी आ जाती है वहां पर। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया एक्सप्रेसवे पर। लेकिन इस चीज को एक खामी मुझे ऑब्जर्व हुई, और वो खामी ऐसे थी कि देखो मैं तो पहली बार उस एक्सप्रेसवे पर गया था, तो मुझे तो पता नहीं था कि कितनी दूरी पर यहां पर ये स्पीड कैम्स आते हैं, है ना, मुझे नहीं पता था। तो वी आर मेंटेनिंग वेल स्पीड की भाई 90 वगैरह पे, 90 की स्पीड पर, 95 स्पीड पर बढ़िया गाड़ी चल रही थी, वी वर नॉट ओवर स्पीडिंग। ठीक है, लेकिन जो लोग रेगुलर हैं, जिन लोगों ने बहुत बार यात्रा कर रखी है उस एक्सप्रेसवे पर, तो उनके लिए इस चीज को लूप होल निकालना काफी इजी था। वो क्या करते थे, वो इस रोड पर ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको पता लगता था, उनको ऑलरेडी आइडिया होता था कि यार ये स्पीड कैम ना अभी यहां से 2 किलोमीटर दूर बाद आने वाले हैं, 1 किलोमीटर दूर आने वाले हैं, तो वो अपनी गाड़ी को तब स्लो कर लेते। जैसे ही वो स्पीड कैम से निकलते थे गाड़ी को फौरन भगा लेते थे। अब सर मुझे कैसे पता लगा कि चीज, मान लीजिए मेरी गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और अचानक से मेरी गाड़ी को किसी ने ओवरटेक किया, और वो ओवरटेक करके शू करके गया, तो ऑब्वियस इतना तो आइडिया लग जाता है कि 90 से तो तेज ही चल रहा है भाई साहब, और 100 से कहीं ज्यादा चल रहा है, एकदम गाड़ी ओझल होगी, है ना। और आगे जाके उस गाड़ी ने वो स्पीड अपनी धीरे कर ली, स्पीड कैम है। और वैसे भी स्पीड कैम दूर से ही नजर आ जाते थे, कम से कम 500 मीटर की दूरी पर एक बंदा अगर बहुत स्पीड से चल रहा है और अपनी गाड़ी को स्लो करके उस स्पीड कैम से निकल जाता था रेंज में आकर। ठीक है, तो मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, ये सब चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं गया हूं और मैं कोई बखान कर रहा हूं कि मैंने गया था, मैंने गाड़ी इतने स्पीड पे चलाई थी, उस चीज के लिए बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि ये लूप होल था इसमें, क्योंकि आपको स्पीड कैम उन्होंने 10-20 किलोमीटर की दूरी पर दे रखा है, 50 किलोमीटर की दूरी पर दे रखा है। उन्होंने स्पीड कैम यहां पर 500 मीटर की दूरी पर नहीं लगा रखे कि बंदा जैसे ओवर स्पीड होगा पकड़ा जाएगा, नहीं है ऐसा कुछ वहां पर। ठीक है, तो उस चीज के लिए यहां पर थोड़ा बहुत ऑब्वियस है, चीजों को थोड़ा और टेक्नोलॉजी को बढ़िया करने की जरूरत है, और उसी टेक्नोलॉजी को बढ़िया किया गया। तब भी मैंने उस एक्सप्रेस वे पर ये चीज ऑब्जर्व कर ली, मैंने कहा ये क्या मतलब वो स्पीड कैम लगाने का, लोग तो गाड़ियां 150 पर, 120, 130 पर भगा रहे हैं, क्योंकि बहुत शानदार हाईवे है। इट्स अ वेरी सुपर्ब हाईवे, इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट हाईवे मैंने जो देखा था। ठीक है, उससे भी बेहतर अब बन चुके हैं, लेकिन बहुत वेल मेंटेन्ड हाईवे था वो, यहाँ कोई खड्डा नहीं, बड़ा स्मूथ रोड चल रही है, बड़ा पता ही नहीं चल रहा, बड़ा अच्छे से चल रही है, और वेरी मतलब एक लेन्स वगैरह अलग अलग है, बड़ा अलग फील आती है। तो उसमें मुझे लूप होल लगा, मैंने कहा ये गड़बड़ है यार, कि क्या स्पीड कैम लगाने का फायदा हुआ इस तरह के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का। लोगों को पता ही है कि कब आएगा स्पीड कैम, लोग अपनी स्पीड धीरे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो इसका कुछ तो तोड़ होना चाहिए। तो वो जब तोड़ मैं अभी सोच ही रहा हूं उसके बारे में, कुछ दिमाग मैंने मतलब दिमाग तो क्या लगा रहा हूं, मतलब सोच रहा था, ये न्यूज मैंने कल पढ़ ली। लो जी, जो मैंने लूप होल बताया आपको उसका तरीका तोड़ इन्होंने इसमें निकाल लिया, इस न्यूज में निकाल लिया। आई होप सो कि अब इस न्यूज को जो मैंने समझाने की कोशिश की है इस तरीके से, अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी कि ये क्या चीज है। ये वही है, इन्होंने अब यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया का एक एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, एआई टूल नहीं कह सकते, एक एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें यहां पर बहुत सारी ऐसी लोकेशंस पर अलग अलग लेवल पर कैमरास या अलग अलग लेवल पर कुछ ऐसे डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे यहां पर अगर जैसे ही आपकी ओवर स्पीडिंग होगी, किसी भी मोमेंट पे होगी, आप पकड़ा जाएगा, आपका चालान कट जाएगा। ठीक है, क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं अभी। इसको डेवलप किया इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने, और ना ही केवल ओवर स्पीडिंग और भी बहुत सारी चीजों का काम किया गया। एनएचएआई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन को करने के लिए। एटीएमएस इंप्लीमेंटेशन स्पैन ओवर एन एरिया ऑफ 56.46 किलोमीटर, तो 56 किलोमीटर का जो एरिया है उसके ऊपर यहां पर 28 किलोमीटर जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर है, और बाकी एरिया जो नेशनल हाईवे 48 है इसके ऊपर, तो 56 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है इसके ऊपर फिलहाल उसको इंस्टॉल किया गया है। इतना ही 56 किलोमीटर के स्ट्रेच पर इंस्टॉल किया, धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा,
है ना। लाइक दी अब वो मैंने जो यमुना एक्सप्रेस वे की बात करो, लखनऊ एक्सप्रेस, वो तो कम से कम 600 किलोमीटर का रेंज था, तो उसमें तो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो लेकिन इन्होंने फिलहाल 56 पे शुरुआत की, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब क्या किया गया है, एटीएमएस को यहां पर इंटीग्रेट किया गया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ, जिससे यहां पर ई चलान जो है वो जनरेट हो जाएगा। ई चलान मतलब तुरंत आपके चलान जनरेट हो जाता है, आपके मोबाइल पे घंटी बज जाती है, आपको पे करना होता है। नहीं तो वो पुराना टाइम हो गया ना कि ओवर स्पीडिंग होती है, हाँ भाई रोकते थे, हाँ भाई आजा आजा साइड में गाड़ी लगा, चलान दे वगैरह। नहीं, आप चल रहे हो ठीक है, ओवर स्पीडिंग है, लेकिन कोई रोकेगा नहीं, आपके मोबाइल पे घंटी बज जाएगी, आपका ओवर स्पीडिंग है, आपको चलान पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आप पे कर सकते हो। तो दैट इज ई चलान। न्यू सिस्टम कंप्राइजेस 5 चीजें हैं इसके अंदर, विच हेल्प इन डिटेक्टिंग एंड एड्रेसिंग वेरियस टाइप ऑफ ट्रैफिक वायलेशन। क्या है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा सिस्टम, टीएमसीएस, ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा सिस्टम, जिसमें 110 हाई रेजोल्यूशन पैन टिल्ट जूम पीटीजेड कैमरा, पैन टिल्ट जूम जो होता है पीटीजेड कैमरा। अभी आप जिस कैमरे में मुझे देख रहे हो, जिस कैमरे के थ्रू मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, ये भी पीटीजेड कैमरा है, ठीक है। तो पैन टिल्ट जूम कैमरा, ये घूम जाता है, जूम हो जाता है, इस तरह के कैमरा, मतलब ऑटोमेटिक ये जूम हो सकता है। लाइक मैं अपने रिमोट से इसको जूम करता हूं ना, ये देखो, ठीक है, इसको मैं घुमा सकता हूं, ये देखो घुमा कैमरा, ये घूम रहा है, ठीक है। तो दैट इज द फंडा, पीटीजी कैमरा इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर अपने अकॉर्डिंग काम करता है, अपने अकॉर्डिंग ही यहां पर जूम होता रहेगा, मतलब थोड़ा ऐसा सिस्टम लगाएंगे इसके अंदर, तो जूम भी कर सकता है, गाड़ियों को, उनके नंबर प्लेट्स को यहां पर आपका डिटेक्ट कर सकता है, और सब चीजें स्मूथली रन कर सकता है, ठीक है। तो ये करे जाएंगे एट अ 1 किलोमीटर इंटरवल। देखो जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि भाई वो 30-40 किलोमीटर के इंटरवल में बनाता, अब 1 किलोमीटर के इंटरवल पर एक कैमरा लगा होगा। कहां से ओवर स्पीड करोगे आप, ओवर स्पीड करोगे कि अंडर स्पीड करोगे, गाड़ी एवरेज नहीं निकलेगी, तो आपको एक स्मूथ लेवल पर एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही गाड़ी चलानी पड़ेगी, अप डाउन नहीं कर सकते, है ना। वेरी गुड, 1 किलोमीटर पे लगा दिया, ऐसे 110 कैमराज यहां पर लगे होंगे, ठीक है। वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिस्टम हेल्प्स डिटेक्ट ट्रैफिक वायलेशन सच एज ओवर स्पीडिंग, नॉन कंप्लायंस विद सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडिंग ऑन टू व्हीलर्स। ये सब चीजें भी आपको पता लगे। इस पर वीडियो, मतलब वीडियोस के थ्रू यहां पर निकला, वो कैमरे के आगे से निकला, सीट बेल्ट नहीं पहनी, डिटेक्ट चलान, ओवर स्पीडिंग का चलान, सब चीजें। वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड्स, बहुत सारे साइन बोर्ड्स यहां पर अलग अलग जगह पर लगे होंगे, ताकि डिसीजन ले सके कि धीरे चलो, स्लो चलो, ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है ना, स्पीड ब्रेकर है, व्हाटसएवर जो भी साइन है। व्हीकल एक्टिवेटेड स्पीड डिस्प्ले सिस्टम प्रोवाइड्स रियल टाइम स्पीड अलर्ट्स टू ड्राइवर, हेल्पिंग देम स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर करंट ड्राइविंग स्पीड। VASD जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि बैरिकेड लगा होता था ऊपर, उस पे स्पीड लिखी आती थी, स्माइली बनी आती थी, है ना, तो वो ये वाला है, व्हीकल एक्टिवेटेड स्पीड डिस्प्ले सिस्टम। समझ में आया, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं मेरी हर एक बात के पीछे लॉजिक होता है, मेरी हर एक चीज को कभी टाइम वेस्ट मत समझना कि यार क्या बता रहे हैं सर, घूम के आए तो उसके बारे में बता रहे हैं। भाई घूम के आते हैं, लेकिन वहां से बहुत सारी चीजों की नॉलेज लेकर आता हूं, है ना। जितना मैं पैसा खर्च करके आता ना, मेरा मानना यह है कि मैं जितना पैसा खर्च करके आता, उससे ज्यादा कि मैं नॉलेज जरूर लेकर आता हूं, इस एरिया की, उस जोन की, उस जगह की। हर एक चीज ऑब्जर्व करनी होती है। अब वो चीज मैंने ऑब्जर्व ना की होती तो मैं इतने बेहतर तरीके से इस न्यूज को ना समझा पाता, ठीक है। अब आप लोग निकलते हो, आप लोग नहीं ऑब्जर्व करते, आप लोगों के मन में ऑब्जर्व हुआ ही नहीं होगा। आपने, आप में से बहुत सारे लोग इस रास्ते से निकले होंगे, बहुत बार निकले होंगे, बस पे गए होंगे, कार पे गए होंगे, लेकिन आपने ये चीज ऑब्जर्व नहीं की, अच्छा यार ये क्या, ये ओवर स्पीडिंग क्या ये हो रहा है, कि ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए, थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कभी नहीं ऑब्जर्व किया। चीजों को ऑब्जर्व करोगे तभी सीखोगे, है ना। खर्चा लगा रहा हूं, इतने लाखों रुपए कहीं जाने आने का खर्च हो रहे हैं, हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कुछ चीजें नॉलेज भी तो ग्रैब करके आओ, वहां के एरिया की, वहां के जोन की, फिर फायदा क्या होगा वहां जाने का, है ना। फिर खर्चा ही खर्चा करना है, वो तो खर्चा ही है, वो तो पैसा हाथ का मैल है, चला गया। क्या क्या सीख कर आया वहां से, क्या सीख कर आया, है ना। इतने देश में घूमा हूँ, यूएई गया हूँ, हांगकांग गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, है ना, जहां पर भी गया हूं मैं पिछले सालों में, कुछ तो वहां से सीख कर आया। जरूरी नहीं आप तक पहुंची वो चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखी है, वहां के लोगों से सीखी है, वहां के लोग किस तरह के, वहां के लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनकी रूटीन है, वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है सीखनी। खैर, VASD
Central Command Control Room. It will act as a digital brain of the corridor which integrates with local and national system to enable quick deployment of emergency units during the accident. तो यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. न्यूज पूरी पूरी अच्छे से बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल रूप में समझ में आ गई होगी. अगली न्यूज, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है. इसने लॉन्च किया 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस के ऊपर यहां पर आईआईटी दिल्ली के एक डिपार्टमेंट में यहां पर आपका एनईजीडी ने लॉन्च किया एआई इन गवर्नेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो सिंपल हेडिंग में से ही याद रख लो कि एनईजीडी ने लॉन्च किया एआई इन गवर्नेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए आईआईटी दिल्ली में. इफ्को ने एस्टेब्लिश किया पहला ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट ब्राजील में. तो ब्राजील के यहां पर प्राना एरिया जो है, यहां की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जो इफ्को है इसने ज्वाइंट वेंचर किया है ब्राजील की कंपनी नैनोफर्ट के साथ. तो नैनो फर्टिलाइजर नैनोफर्ट नाम की कंपनी है, ब्राजील की कंपनी है. इसके साथ इफ्को ने एक ज्वाइंट वेंचर किया है. ब्राजील में ये एस्टेब्लिश करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहां पर ये नैनो फर्टिलाइजर्स को यहां पर प्रोड्यूस करेंगे, मिलकर बनाएंगे. पहली बार ऐसा कोई प्लांट ब्राजील में है. इफ्को $12 मिलियन यहां पर इन्वेस्ट करेगा टू एस्टैब्लिश अ प्रोडक्शन रिसर्च फैसिलिटी इन प्राना. इफ्को हैड लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया इन जून 2021. तो यहां पर दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया जून 2021 में इफ्को ने ही लॉन्च किया था. जिसके बाद इसने नैनो डाई अमोनियम फोस्फेट यहां पर अप्रैल 2023 में लॉन्च किया था इंडिया की डिपेंडेंस इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स पे कम करने की. ये ऑलरेडी इफ्को यहां पर ये 2 कारनामे कर चुका है. अब एक और कारनामा इन्होंने किया, ब्राजील की एक ऑर्गेनाइजेशन है नैनोफर्ट, उसके साथ एक ज्वाइंट वेंचर करके ब्राजील में ही प्राना नाम की जगह है, प्राना है ना, प्राना नाम की जगह है ब्राजील में. यहां पर एक प्लांट जो है नैनो फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करने का प्लांट जो है इफ्को के द्वारा लगाएगा. और इफ्को का ये पहला ओवरसीज प्लांट है. ओवरसीज प्लांट इफ्को का ये पहली बार ऐसा कुछ एस्टेब्लिश किया गया है. ओके, नेक्स्ट न्यूज यहां पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से आती हुई. देखो ये जो न्यूज है इसके अंदर हेडिंग में आप पढ़ोगे कि 39 कंटेनर्स 1115 मेट्रिक टन के गुड्स अराउंड द 9 करोड़ ऑफ पाकिस्तान रीजन इन्होंने यहां पर सीज किए हैं. तो कितने सीज किए हैं, क्या सीज किए, दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट. ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट. अब ये ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट क्या है? देखो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन पहलगाम अटैक के बाद काफी ज्यादा एक अलग स्तर पर पहुंचे, काफी ज्यादा खराब हुए. ऑब्वियस रीजन है, पाकिस्तान ने यहां पर अपना जो एक आतंकवाद है उसको टूरिस्ट के अगेंस्ट यहां पर इस्तेमाल किया. हमारे देश के बहुत सारे टूरिस्ट मारे गए और हमारे देश ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर से. पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों में यहां पर हमला किया गया, मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत सारे आतंकवादियों को मारा गया और जो कि किया जाना चाहिए था और किया भी गया. उसके लिए हमारे देश की जनता ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया. हमारे देश की जनता ने हिम्मत बंधाई, हिम्मत रखी, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी जब ऐसा लग रहा था कि हम एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा रहे हैं. लेकिन सीज फायर हुआ, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, बहुत चीजें हुई, तो ठीक है सीज फायर किया गया क्योंकि हमारा एक मोटिव जो था आतंकवादी ठिकानों को खत्म करना, वो एक मकसद जो था वो कहीं हद तक कुछ हद तक यहां पर पूरा किया गया. और एक सिग्नल दिया गया पाकिस्तान को कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई हादसा फिर से, अगर कुछ ऐसा आपकी तरफ से कारनामा ये जो किया गया है, जो गलत काम किया गया वो किया गया, तो हम पूरे के पूरे तरह तैयार हैं. हमारा भारत पूरा जो भारतवर्ष है, पूरे सारी की सारी जनता जो है वो तैयार है आपको मुंह तोड़ जवाब फिर से देने के लिए. तो ऑब्वियस है डर का माहौल तो भाई पाकिस्तान के अंदर है ही. क्या ये तो थी बात, कुछ अंदर की बातें, जो दिल की बातें थी जो करनी थी और कर दी. खैर न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि इसी अटैक के बाद जो हमारे रिलेशन, जो हमने एक अलग स्तर पर पहुंचे हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन, उसमें हमने पाकिस्तान से आने वाली कोई भी सामान को भी बैन कर दिया कि पाकिस्तान से हम इंडिया में इंपोर्ट बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे. पाकिस्तान से कोई भी चीज इंडिया में इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए. तो जो भी यहां पर सामान वहां पर बना रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अब उनको तो नुकसान पहुंचा.
तो इंडिया में जो इंपोर्ट कर रहे थे वहां पर सामान उनको भी नुकसान पहुंचा। तो ऑब्वियस है कई ऐसे लोग होते हैं देश के अंदर होने के बावजूद भी जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ ज्यादा झुकाव होता है इंस्टेड ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, है ना। उनको मतलब नहीं है कि भाई क्यों पाकिस्तान क्यों हमारे देश के जवानों को मार रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, ये भी उनको आइडिया नहीं। कल को घर में तुम्हारे ही घर में घुस के आतंकवादी आ जाएं कुछ तुम्हारे परिवार वालों को, नहीं फर्क पड़ता उनको, नेशनल इंटरेस्ट का कुछ लेना था, उनको पर्सनल इंटरेस्ट है। तो इंपोर्ट भी करना चाहते हैं और वहां से वो एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो, तो इनके पास बहुत सारे ऐसे और तरीके इन्होंने ईजाद किए जिसमें इन्होंने यहां पर इंपोर्ट को एक थर्ड कंट्री से दिखाना शुरू किया। ऐसा किया गया कि पाकिस्तान से ओरिजिनल की गई कुछ चीजों को, यहां पर सामान को जो पाकिस्तान में बनी थी उसको पहले यूएई भेजा गया और यूएई में से यहां पर उसको इंडिया ट्रांसपोर्ट किया गया और ऐसा दिखाया गया कि ये तो यूएई में की प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए कि ऐसा कुछ ना हो कि किसी थर्ड कंट्री से घूमकर वो पाकिस्तान ओरिजिन प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में ना आए, इसके लिए हमारे देश के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया और उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। इस ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत यहां पर ऐसे आइटम्स जो कि पाकिस्तान ओरिजिन है उनको डिटेक्ट किया जाता है और उनको सीज किया जाता है। उसी तर्ज पर यहां पर एक फिलहाल 39 कंटेनर्स, सोचो 39 कंटेनर्स, कितना सारा सामान होगा, 9 करोड़ का सामान था तकरीबन, उसको यहां पर आपका किया गया इल्लीगल इंपोर्ट जो है उसको यहां पर तोड़ा गया ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट से। तो यहां पर ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूं ये एक नया सा ऑपरेशन आपने सुना होगा, ऑपरेशन सिंदूर सुना होगा, लेकिन ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट आपने कहीं नहीं सुना होगा, किसी भी जगह पर नहीं सुना होगा। तो दिस इज समथिंग न्यू फॉर एवरीवन, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ऑपरेशन अब देखो, हम कहते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान की वॉर जो हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर सब पढ़ लिया होगा, सब रट लिया होगा, आई एम डैम श्योर। ठीक है, मैंने नहीं उसकी जानकारी दी बहुत बार, है ना, नहीं हुई, सब पार्ट ही रह गया आपका। लेकिन क्या आज की डेट में एग्जामिनर वो चीज पूछ रहा है 50 क्वेश्चन में जो आपके सामने दिख रही है, पड़ी है? अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ महीनों से, पिछले साल से एग्जाम दे रहे हो, आपने करंट अफेयर्स में ये चीज तो ऑब्जर्व की होगी, कर ली होगी कि यार जो हम पढ़ के जाते हैं वो तो पूछता ही नहीं है, पता ही नहीं कौन सा पूछ लेता। अब माँ से मैक्सिमम मान लीजिए ये 20,000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम डैम श्योर 20 के 20,000 ने अब तक ऑपरेशन सिंदूर रट लिया होगा, पूरा का पूरा घोट लिया होगा कहीं ना कहीं से, कहीं एबीसी XYZ चैनल से, कोई PDF से पढ़ लिया होगा, कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, पढ़ लिया होगा, उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऐसा सा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पर इंडिया के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक और ऑपरेशन कैरी आउट किया जिसमें इलीगल इंपोर्ट्स को यहां पर रोकने की कोशिश की गई। क्या उसका नाम था? आपका हाथ आपके सिर पर पड़ेगा उस टाइम पे ऐसे करके और मुंह से निकलेगा भगवान का नाम। रुकोगे, ये क्या पूछ लिया? मैं तो ऑपरेशन सिंदूर के 5 पन्नों के नोट्स बना के बैठा था, उसमें से उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मैं तो यहां पर ब्रह्मोस और पता नहीं क्या क्या मिसाइलों के नाम याद करके बैठा था, ड्रोन के नाम याद कर लिए थे, ये यूज किया, ये यूज किया, लेजर सिस्टम यूज किया, वो किया, फलाना किया, ढिंगना किया, इस रात को किया, इस रात को इतने रफाल गए थे, रफाल ये है, रफाल वो है, रफाल की हिस्ट्री याद कर ली, रफाल का कौन कौन पायलट चलाता है, पहली महिला पायलट, इकलौती महिला पायलट, वो तक याद कर लिया। पूछ लिया इन्होंने रेवेन्यू इंटेलिजेंस। मैं सोच रहा था डिफेंस की न्यूज पूछेंगे तो रेवेन्यू इंटेलिजेंस पे आ गया। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच टू रीड द करंट अफेयर्स। अगर आज की डेट में आप एक ऐसे तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो ना, तो भाई वो तरीका अब आउटडेटेड हो चुका है। वही घिसी पीटी चीजें पहले से पढ़ रहे हो, वही घिसा पीटा बहुत सारा सामान जो है अपने दिमाग में भर रहे हो, 25, 30, 50 खबरें रोज की भर रहे हो। भाई उधर से पढ़ लो, उधर से पढ़ लो, उधर से भी आ जाने, उधर से आने दे, कोई फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली इतना इसका तो कुछ याद भी नहीं रहेगा, है ना। और वो चीजें जो ट्रेडिशनल वे में आती थी, देखो अगर ट्रेडिशनल वे में आनी है ना चीजें, तो आप एक जगह से पढ़ के भी मार्क्स ले आओगे, फ्रेंकली बोल रहा हूं। और अगर आपको एग्जामिनर को ओवर पावर करना है तो उस वे में अपने आप को ढालना पड़ेगा,
उसमें आपको ढालने से पहले टीचर को ढलना पड़ेगा, टीचर को अपना पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की न्यूज, वो सब बदलनी पड़ेगी। खैर एटलीस्ट मैं तो उस चीज को कर चुका हूं बहुत टाइम से, है ना। अब आप उस चीज को समझते हैं, उस चीज को उस तरह से करते हैं, आई डोंट नो। मैं तो कर चुका हूं, मैं तो इस चीज को अडॉप्ट कर चुका हूं, ठीक है। मैं तो थोड़ा बहुत स्मार्टली पढ़ा रहा हूं कि भाई ये चीजें आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आती भी है, लेकिन हम दूसरी चीजों से वो चीज को ओवर पावर कर लेंगे, ठीक है। क्वालिटी पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, शांति से पढ़ो, बोझ कम लगा के पढ़ो। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट इलीगल इंपोर्ट ऑपरेशन हैज thus far led to the seizure of 39 containers, 1115 metric ton of माल, approximately 9 करोड़ का, violation of import policy condition and prohibition imposed by the government on direct or indirect import or transit of Pakistani origin goods. Following the पहलगाम अटैक, गवर्नमेंट ने इंपोज किया था 2 मई 2025 से बैन ऑन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट और ट्रांजिट ऑफ गुड्स ओरिजिनेटिंग इट और एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान प्रीवियसली। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, इससे पहले 200% कस्टम ड्यूटी लगती थी। पाकिस्तान से कोई सामान आता तो उस पर 200% कस्टम ड्यूटी दे, आने दो, कोई नहीं, आने दो, 100 रुपए की सामान हम 300 रुपए में देंगे, ठीक है, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो खजूर वजूर आ जाती थी तो आ जाती थी, ठीक है। क्या यूए इंडिया सेपा काउंसिल लॉन्चेस स्टार्टअप सीरीज टू बूस्ट द इनोवेशन। तो इनोवेशन को और बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूएई और इंडिया के बीच में यहां पर हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यहां पर जो किया गया, ये कोई एग्रीमेंट नया नहीं है, यूएई और इंडिया के बीच में ये एग्रीमेंट बहुत साल पहले का एग्रीमेंट है। आज उसी ये यहां पर कुछ अपग्रेडेड चीज, मतलब कि मीटिंग हुई है, काउंसिल बैठी है इन कोलैबोरेशन विद द एम्बेसी ऑफ द यूएई इन इंडिया। इन्होंने मिलकर यूएई इंडिया सेपा स्टार्टअप सीरीज लॉन्च किया। इसके तहत जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, नथिंग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बोझ नहीं लगाना है दिमाग में। यूएई इंडिया सेपा स्टार्टअप सीरीज का मतलब क्या है? स्टार्टअप्स की मदद करेंगे, फंडिंग देंगे, उनको पैसा चाहिए उनको पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो जो इंडिया यूएई की जो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, बहुत सालों से चला आ रहा है यहां पर आपका, उसके तहत उन्होंने एक स्टार्टअप सीरीज लॉन्च कर दी है, ठीक है। स्टार्टअप सीरीज में यहां पर वो मदद करेंगे यहां पर आपका बहुत सारे स्टार्टअप्स की, और इवन कुछ इंस्टीट्यूशंस को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें एक इंस्टीट्यूशन है प्राइम प्रमोशन एंड इंक्यूबेशन ऑफ मार्केट ड्रिवन एंटरप्राइजेज इनिशिएटिव ऑफ मेघालय, सपोर्टेड बाय मेघालय बेसिन मैनेजमेंट एजेंसी। तो एमबीएम में इसकी मदद ली जाएगी। इसके अलावा यहां पर ID8 लैब एट ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा, जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, इसकी मदद ली जाएगी। तो ये 2 इंस्टीट्यूशन को दिया गया, और इसके अलावा इन्होंने कहा हम 5 ऐसे स्टार्टअप्स को चुनेंगे, 5 स्टार्टअप्स को चुनेंगे जिनको यहां पर आपका यूएई के द्वारा कुछ पैकेज दिया जाएगा, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड कर सके, फंडिंग भी मिलेगी। और अगर मैं बात करूं पिछले साल की, पिछले फाइनेंशियल ईयर की, फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करूं, उससे भी पिछले की, तो यूएई और इंडिया के बीच में 83.64 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड कि वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इधर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दोनों देशों का ट्रेड मिलाकर, कि चाहे यहां से इंपोर्ट किया गया वहां एक्सपोर्ट किया गया, वहां से इंपोर्ट किया गया यहां एक्सपोर्ट किया गया, जो भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो टोटल 83.64 बिलियन डॉलर यहां पर रहा था, ठीक है। यूएई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है यूएई से जो इंडिया में आया वो 1.03 बिलियन डॉलर आया है इन फाइनेंशियल 21-22 से लेकर 22-23 के बीच में। इतना यहां पर एफडीआई के रूप में पैसा है, जो कि यहां पर चौथा सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में, कि वहां की कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, वो अमाउंट यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। ये अमाउंट देखो बेसिकली ना थोड़ी सी लेटेस्ट भी आती रहती है, तो ये अमाउंट फिलहाल याद रख लेना, लेकिन अगर लेटेस्ट आती है तो फिर इस अमाउंट को भी भूल जाना, ठीक है। ओके, डन। चलो, हाँ जी, एक सुगम्य भारत ऐप है जो कि एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसने यहां पर जो दिव्यांगजन हैं, एल्डरली सिटीजन्स हैं, इनकी मदद करता है। सुगम्य भारत ऐप बेसिकली जो दिव्यांगजन है और एल्डरली पीपल है, इनकी मदद करता है, इनको बताता है कि क्या क्या स्कीम्स आपके लिए अवेलेबल है, किस स्कीम के तहत आप गवर्नमेंट का किस तरह से फायदा, यहां पर गवर्नमेंट का फायदा मतलब आपका फायदा हो सकता है, गवर्नमेंट ने आपके लिए स्कीम लॉन्च किया है, चाहे वो पैसे मिलने से रिलेटेड हो या फिर कोई और स्कीम हो, किसी तरह से कोई और उनको एक्सेसिबिलिटी देनी हो, कोई और तरीके की उनके लिए इनिशिएटिव लिया हो गया, तो वो सब चीजें सुगम्य भारत ऐप के थ्रू मिलती है। सुगम्य भारत ऐप का एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया है इस ऐप का, यहां पर आपका उसको और बेहतर यूजर फ्रेंडली किया गया है और बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए। तो अप टू 25/6/2025
डेट की बात करो 25 जून तक की, ऐप में अब तक 14,358 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिनमें 83,791 ऐप डाउनलोड्स, मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड ज्यादा है लेकिन रजिस्टर्ड 14,000 कि एप्लीकेशन लॉगिन कर रहा है, ईमेल आईडी फोन नंबर डालकर वो है, जिनमें से ये एंड्रॉइड पर है और 1500 केवल iOS पर है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपकी रजिस्टर्ड यूजर्स रखिए। ये नंबर भी चेंज हो सकता है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो इसी नंबर्स को याद रख लेना। अच्छा, ये ऐप 2021 में लॉन्च की गई थी, किस डिपार्टमेंट के द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के द्वारा। इसके द्वारा 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसमें यहां पर आपको सब वो चीजें बताई जाती हैं कि भाई एक दिव्यांगजन या एल्डरली पीपल के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, कौन सा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कहां है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम उनके लिए कहां पर है, और इवन उनको फोटोज भी लोकेशंस की उपलब्ध कराई जाती है जहां पर उनके लिए सब चीजें अवेलेबल रहती है। अब सब चीजें अवेलेबल रहने का क्या मतलब है सर? आई डोंट नो, आपने देखा है कि नहीं देखा, बहुत बार बहुत सारी लोकेशंस पर यहां पर वॉशरूम्स होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, वो 3 तरीके के बने होते हैं। उनमें एक तो होता है मेल का, एक होता है फीमेल्स का, और एक होता है दिव्यांगजन्स के लिए। नोटिस किया आपने? आई डोंट नो, पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, होता है। दिव्यांगजन्स के लिए मतलब सर वॉशरूम अलग से करने का क्या मतलब? क्योंकि अंदर मान लीजिए जैसे मेल फीमेल के लिए जो आपकी टॉयलेट सीट्स है ना, अलग अलग तरीके से वहां पर अलग अलग सब चीजें लगाई जाती है, होती हैं। दिव्यांगजन्स के लिए कुछ ऐसी सीट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कुछ स्पेशल सीट्स हैं, उनकी हाइट, उनके साथ में पकड़ने की जगह, ताकि वो आराम से बैठ सकें। अगर वो चेयर से उठकर मूव करके बैठ रहे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो, तो वो चीज ठीक है। तो उनके लिए अलग से वो एक टॉयलेट्स यहां पर बने होते हैं दिव्यांगजन्स के लिए। उसके आगे आप कभी नोट करना, एक साइन बना होता है, ऐसे जैसे मेल फीमेल का तो अलग साइन होता है जिससे आपको पता लग जाता है मेल वॉशरूम है फीमेल वॉशरूम है। दिव्यांगजन्स के लिए भी साइन बना होता है जिसमें एक व्यक्ति जो होता है एक चेयर समथिंग के ऊपर बैठा होता है, ऐसे करके समथिंग ऐसा कुछ साइन होता है। ठीक है, तो ऐसा साइन वो दिव्यांगजन्स के लिए होता है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन, कि आप जब ट्रांसपोर्टेशन पे आप किसी बस पे जाते हो, ट्रेन पे जाते हो, तो उस पे भी, मेट्रो पे जाते हो, तो वहां पर भी ऐसा साइन बना होता है सीट्स के ऊपर, है ना। तो इनको इस ऐप के माध्यम से पता चल जाता है, इजी हो जाता है कि हमारे लिए कहां पर है ये एक्सेसिबिलिटी, कौन सी बस हमारे लिए आएगी जिसपे सीट्स हमारे लिए अवेलेबल होंगी, कौन सी मेट्रो जहां पर सीट्स हमारे लिए अवेलेबल रहेंगी। कई बार अब देखो बस है, अब बस के ऊपर एक व्यक्ति जो व्हील चेयर पर है वो कैसे चढ़ेगा, बताओ मुझे। तो ऐसी बसेस में फैसिलिटीज हैं जिनमें जो बस का जो सीढ़ियां हैं, है ना, बस की सीढ़ियां, उनमें एक स्लाइडिंग हो जाती है, वो खुल जाता है, ड्राइवर उसको बटन दबाता है, ड्राइवर उसको स्लाइड्स को खोल देता है, वो नीचे स्लाइड हो जाती है, तो जो व्हील चेयर से व्यक्ति अंदर आ जाता है और स्लाइड वो बंद कर देता है ड्राइवर। ठीक है, ऐसी चीजें हैं। तो उन चीजों के बारे में पता तो हो, क्या कहां पर है। अब मैं वेट करता रहूं भाई बस जो आ रही है इसमें है या नहीं है, तो पहले ही पता होगी बस नंबर 436 में यह चीज अवेलेबल है ना। दैट इज द थिंग, सुगम्य भारत ऐप। ईसी और यात्रा ऐप फॉर पूरी रथ यात्रा पिलग्रिम्स। जय जगन्नाथ पूरी यात्रा काफी फेमस, दुनिया फेमस, वर्ल्ड फेमस यात्रा हाल फिलहाल में आपने देखी होंगी, टीवी न्यूज चैनल अलग अलग यूट्यूब्स पे अभी फिलहाल इसके बारे में चर्चा चल रही है। तो ये जो यात्रा है, इस यात्रा को और बेहतर लोगों को इसके बारे में लोगों को सुविधा देने के लिए, उनको फैसिलिटीज देने के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है ईसी और यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन को, जो कि यहां पर रेल सर्विस को और बेहतर करेगी जो रथ यात्रा को अटेंड करने जा रहे हैं पूरी ओडिशा में। तो रथ यात्रा पूरी ओडिशा में यहां पर जो लोग अटेंड करने जा रहे हैं उनको रेल सर्विस और बेहतर तरीके से देने के लिए यहां पर हाल फिलहाल में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है ईसी और यात्रा को। ईसी और यात्रा एक एप्लीकेशन है यहां पर आपका, जो कि पूरी गाइड करेगा यहां पर पिलग्रिम्स को कि ट्रेन शेड्यूल क्या है, ट्रेन लेट तो नहीं है, पैसेंजर्स की एमिनिटीज कहां कहां पर पैसेंजर के लिए सुविधाएं अवेलेबल है। इंडियन रेलवे ने इवन एक नई स्कीम भी लॉन्च की जिसमें वो 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन भी देंगे उन फैमिलीज को ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंटल डेथ विदाउट रिक्वायरिंग एनी इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देना, लेकिन अगर कुछ ऐसी अनहोनी घटना होती है तो 1 करोड़ रुपए
मिलेगा। रेलवे एम्प्लॉइज होल्डिंग अ सैलरी पैकेज अकाउंट विद डेजिग्नेटेड पार्टनर बैंक्स आर एलिजिबल टू रिसीव दिस बेनिफिट। तो रेलवे एम्प्लॉइज को भी मिलेगा और इंडियन रेलवेज ने उनके फैमिलीज, उनके एम्प्लॉइज के फैमिलीज के लिए भी यहां पर ये चीज की गई है। तो ईसी और यात्रा ऐप भी लॉन्च की गई और ये भी 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी लॉन्च किया गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया व्हाट्सएप चैटबॉट इंटीग्रेशन विद माई भारत पोर्टल टू एनहांस द यूथ एंगेजमेंट एंड एक्सपीरियंस। तो यहां पर अनदर एक पोर्टल है माई भारत पोर्टल। माई भारत पोर्टल बेसिकली यूथ्स के लिए है। यूथ्स को यहां पर अपने उनके उनको बताने के लिए उनके लिए कौन कौन से स्कीम्स अवेलेबल है, क्या रोजगार अवेलेबल है, सब चीजें, बहुत सारी चीजें माई भारत पोर्टल पर अवेलेबल है। तो उसके साथ एक इंटीग्रेशन किया गया व्हाट्सएप का। तो यानी कि व्हाट्सएप पर ही बहुत सारी चीजें आपकी अवेलेबल रहेंगी। जैसे व्हाट्सएप चैटबॉट होता है ना, आप हाई लिखते हो, आगे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, आ जाते हैं कि आपको क्या चूज करना है 1 2 3 4 में, जो उसके अकॉर्डिंग आप चुनते हैं, आगे आगे आपको चैटबॉट ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता रहता है। तो वो चीज अगर आपको माई भारत पोर्टल पे नहीं जाना, आपके व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे आपने वो रजिस्टर्ड नंबर पे आप मैसेज करके वहां पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो वो चीज व्हाट्सएप चैटबॉट इज नाउ लाइव ऑन माई भारत पोर्टल और आप डायरेक्टली भी व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और आपको यहां पर सारी चीजें माई भारत पोर्टल की वहां पर व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगी। माई भारत यूजर्स अलाउइंग देम टू एक्सप्लोर उनका लर्निंग प्रोग्राम क्या है, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, किस तरह से वो अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं, मेंटरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइनिंग, क्रिएशन, रिपोर्ट वगैरह वगैरह सब चीजें अवेलेबल रहेंगी। तो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन माई भारत पोर्टल के साथ कर दिया गया है। आईसीजे ने इंडक्ट किया है अदम्य द फर्स्ट एफपीवी आउट ऑफ 8 बीइंग बिल्ट बाय द जीएसएल। ओके, आज थोड़ी न्यूज ज्यादा है तो इसलिए क्लास लंबी हो रही है ना। तो अच्छी न्यूज है आज, है ना, थोड़ी समझाने के लिए बढ़िया न्यूज है आज। अदम्य द फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल। ओके, सो अंडर द 8 एफपीवी प्रोजेक्ट एट द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के ऊपर यहां पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में यहां पर आपका उन 8 एफपीवी प्रोजेक्ट में से पहला इन्होंने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा यहां पर आईसीजे इंडियन कोस्ट गार्ड को 8 ऐसे पेट्रोल वेसल देने तय किए गए, एग्रीमेंट किया गया, जिसमें पहला जो है वो अदम्य नाम का शामिल कर लिया गया है। अदम्य नाम का आईसीजी में यहां पर शामिल कर लिया गया, उसको दे दिया गया, हैंड ओवर कर दिया गया अदम्य नाम का आईसीजी को यहां पर फास्ट पेट्रोल वेसल। एफपीवी पहली शिप है नेट्स क्लास विद द आईसीजी फ्लीट टू फीचर कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स। ओके, सो ये पर्टिकुलर कोई टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, ये कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स यहां पर इंक्लूड करने वाला पहला ऐसा कोई पेट्रोल वेसल आपका बना है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है, इसके गियर बॉक्सेस वगैरह। ठीक है, ये कुछ नहीं खास नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है, रैंडम, छोड़ो इसको। ठीक है, तो सिंपल आपको याद रखना है ये पॉइंट और ये पॉइंट की पहली बार ऐसा कोई कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स इसके अंदर शामिल किया गया, इंडिया में बनाए गए। नेक्स्ट है रिलायंस डिफेंस ने सिक्योर किया 600 करोड़ का एम्युनिशन एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम द जर्मनी रिहनमेंटल। रिहनमेंटल जर्मनी की कंपनी है। इसके साथ यहां पर आपका रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट किया। तो रिलायंस डिफेंस लिमिटेड का एक एग्रीमेंट हुआ 600 करोड़ रुपए का, जिसके तहत यहां पर ये एक साथ मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन, जर्मनी के इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर रिलायंस डिफेंस जो है इंडिया के रत्नागिरी में, रत्नागिरी लोकेशन है, रत्नागिरी में अगले 6 साल के लिए हथियार जो है मिलकर बनाएगी। और ये एग्रीमेंट अपने आप में तीसरा बड़ा एग्रीमेंट है। इससे पहले भी रिलायंस डिफेंस ने फ्रांस बेस्ड डेजोल्ट एविएशन और थेल्स ग्रुप के साथ भी एग्रीमेंट किए हैं हथियारों को इंडिया में बनाने के लिए। अब तीसरा एग्रीमेंट रिलायंस के द्वारा किया गया है। यह कंपनी है जर्मनी कंपनी, जिसके साथ मिलकर यहां पर इंडिया के रत्नागिरी महाराष्ट्र में यहां पर आपके लिए बनाए जाएंगे हथियार अगले 6 सालों के लिए। इसके लिए 600 करोड़ का एग्रीमेंट जर्मनी के साथ किया गया। इंडियन नेवी ने होस्ट किया इंडियन ओशियन नेवल सिपोजियम वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो यहां पर इंडियन ओशियन नेवल सिपोजियम IONS मीटिंग यहां पर हाल ही में हुई। कहां पर हुई? दिल्ली में हुई। तो लोकेशन याद रख लेना, दिल्ली में हुई IONS की मीटिंग। इस मीटिंग में कौन कौन से देश शामिल होते हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देश 13 इसके मेंबर है IONS के, वो शामिल थे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया, कीनिया, अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, ओमान, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया एंड दी थाईलैंड। सारे नेम अल्फाबेटिकली है, कोशिश करना याद हो जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ वेरी यूनिक और इंपॉर्टेंट थिंग जो कि पूछी जा सकती है आपके एग्जाम पॉइंट से। तो ये IONS की मीटिंग यहां पर हुई और अलग अलग देशों के यहां पर आपके जो है मेंबर कंट्रीज जो है इसके अंदर शामिल हुई है। याद करना, अल्फाबेटिकली दे रखा है आपको, ठीक है, कोशिश करना याद हो जाए।
हाँ ओके, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन में आईएनएस तेग जो है फिलहाल यहां पर सेशल्स पे पहुंचा। तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर आजकल क्वेश्चन हो रहा है हमारे एग्जामिनर के द्वारा, और वो आजकल आईएनएस के ऊपर फोकस करता है कि आईएनएस, ये आईएनएस कहां गया था, ये आईएनएस वहां गया था, वहां कौन से देश में क्या ऑपरेशन किया था। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसलिए अनदर थिंग जो आपके सामने आई है आईएनएस तेग की, आईएनएस तेग जो है वो सेशल्स में यहां पर हाल फिलहाल में पहुंचा। ओके, सो सेशल्स में जो पहुंचा वो वहां के इंडिया और सेशल्स के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन को मजबूत करने के लिए आईएनएस सेशल्स जो है सेशल्स में यहां पर आपका पहुंचा है, पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स। ओके, नेक्स्ट न्यूज आई ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रैंकिंग 2025। सो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा एक रैंकिंग दी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग। इस तरह की ब्रांड फाइनेंस से रिलेटेड हमेशा एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ब्रांड फाइनेंस जो है इसने रिलीज की है, जिसमें ब्रांड वैल्यू इंडिया के टॉप 100 ब्रांड्स की जो वैल्यू है वो $236.5 बिलियन पहुंच चुकी है। ब्रांड वैल्यू मतलब कि आप कहें कि भाई कपिल सर हैं, इनको खरीदना है तो इनकी कोई वैल्यू होगी, है ना। मतलब मेरी इंसान की अपने आप में वैल्यू नहीं होती, लेकिन एक ब्रांड वैल्यू होती है कि भाई तुम हमारे पास आ जाओ, है ना, तुम्हें इतनी सैलरी दे देंगे। वो तो सैलरी है ना भाई, तुम्हारे साथ आऊंगा, मेरी खुद की कोई इमेज है, मेरी कोई खुद की गुडविल है, वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ूंगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के आने का मुझे एक पर्टिकुलर कोई पैसा इनिशिएट तो मिलना चाहिए। तो दैट इज अ ब्रांड वैल्यू कि भाई ठीक है तुम्हें ना हम 1 लाख रुपए महीने का देंगे, वो ठीक है 1 लाख रुपए महीने का दो, लेकिन मेरी ब्रांड वैल्यू का पैसा क्या, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आऊंगा, क्या मेरी ब्रांड वैल्यू। हाँ भाई बताओ भाई कितने दोगे, 10 लाख दोगे, 15 लाख दोगे, 20 लाख दोगे, 1 करोड़ दोगे, 2 करोड़ दोगे, 100 करोड़ दोगे, 500, 1000, 2000 करोड़, कितना दोगे, दैट इज ब्रांड वैल्यू। ठीक है, तो वो आपकी ब्रांड वैल्यू है। तो 236.5 बिलियन ऐसी इंडिया की 100 ब्रांड्स का यहां पर टोटल वैल्यू एक आंकलन की गई है। तो 250 इंडियन ब्रांड्स को इवेल्युएट किया गया अक्रॉस 11 सेक्टर, जिसमें पोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स कौन से, टाटा ग्रुप $31.6 बिलियन इसकी ब्रांड वैल्यू, इन्फोसिस, एचडीएफसी ग्रुप, एलआईसी, रिलायंस इंडस्ट्री, तो टॉप 5 पे ये आपके आए। इसके अलावा अदर ब्रांड्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6ठे स्थान पर, फिर एचसीएल टेक आया, फिर भारतीय एयरटेल आया, फिर एल&टी आया, फिर महिंद्रा ग्रुप आया। टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड्स, इनको यहां पर स्कोर दिया गया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में, जो ताज होटल, एशियन पेंट्स, अमूल, हीरो और तनिष्क, ये यहां पर आपके टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड्स यहां पर देखने को बने हैं। तो यहां पर ये 2 लिस्ट आई है, एक लिस्ट आई है यहां पर वैल्यूएबल ब्रांड्स की और एक आई है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स की। तो टॉप 5 दे दिया। वैसे मैंने टॉप 5 के अलावा यहां पर ये भी दे दिया क्योंकि इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था, तो आई थॉट कि चलो दे देते हैं। तो ये याद कर लेना, इसको छोड़ना मत न्यूज को, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस तरह का न्यूज क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस तरह की ब्रांड वैल्यू से जब न्यूज आती है। ओके, एक्सियम स्पेस ने एमओयू साइन किया, स्काई रूट। थक गए होगे ना सर, अरे सर और कितनी यार, देखो टाइम की बात है। मैं एक ऐसा टीचर हूं जो क्लास को 30 मिनट भी एंड हो जाती है ना, जब न्यूज उतनी ज्यादा नहीं होती, और ऐसा टीचर भी हो जब ढंग से न्यूज आती हैं बढ़िया से, और कोई ऐसी न्यूज आगे जो समझाने वाली होती है बढ़िया से, उसमें 1.5 घंटा भी लगा देता है ना। मुझे वो शौक नहीं है कि यार रोज की न्यूज 15 ही आनी है ना, और मैं उस पर 1.5 घंटा लगाऊं। मैं रोज का टाइम देखकर कभी नहीं पढ़ाता यार, है ना। मैं वो कहीं नौकरी तो देख, सीधी सी बात है, ओपन बात है, नौकरी तो कर नहीं रहा है ना, अब पहले करते थे, है ना, कहीं नौकरी अब तो कर नहीं रहे, जहां टाइम देख के पढ़ाना है कि भाई साहब 1.5 घंटा पूरा करना है। अगर 1.5 घंटे में से मैंने 10 मिनट भी कम पढ़ाया ना, तो मालिक जो है पगार काट लेगा, है ना। ऐसे ही होता है स्कूल कॉलेज में, टीचर्स ऐसे ही होते हैं ना, घड़ी देख के पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 1 घंटे के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। अगर वो 55 मिनट में पढ़ाते हो, 5 मिनट का पैसा कट जाता है ना। तो मेरा वो फंडा तो है नहीं कि 15 न्यूज है मुझे 1.5 घंटा पढ़ाना, मैं खींच के ले जाऊं, है ना। अब किस दिन मान लीजिए 15 खबरें आई, हो सकता है 30 मिनट में खत्म हो जाए, वेरी इजी टू समझाना, इजी है आपको, याद करना इजी है, आधे घंटे। अब कभी कोई न्यूज ऐसी ज्यादा आगे, मान लो 20 आगे, 21 आगे, जितनी भी आगे चलो, और उस दिन मान लीजिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा हो गया, तो वो क्लास अगर 1.5 घंटे जा रही है तो जा रही है ना। मुझे ना 30 मिनट से मेरी पगार के फर्क पड़ रहा है, ना 1.5 घंटे से कोई पगार पर फर्क पड़ रहा है ना। खुद ही मालिक है, खुद ही नौकर है, सब कुछ खुद ही है ना। तो अपने को टाइम देख के तो पढ़ाना नहीं है, न्यूज को देख कर पढ़ाना, न्यूज की इंपॉर्टेंस को देख के पढ़ाना।
एक्सियम स्पेस ने एग्रीमेंट साइन किया स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, कोलैबोरेट किया है आपका यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट रिसर्च पेलोड्स ऑर्बिटल डाटा सेंटर एंड फ्यूचर मिशन एक्सियम स्टेशन। तो एक्सियम स्टेशन में फ्यूचर में यहां पर एक्सियम से रिलेटेड कल भी हमने न्यूज पढ़ी थी। एज पार्ट ऑफ दिस एक्सियम फाइनेंस जो है स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि हमारे देश की वन ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस सेगमेंट में काम करती है इसरो के बाद, तो उसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में। सिंपल हेडलाइन याद रख लो, नथिंग एल्स एंड काम खत्म। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद लगा, अच्छा लगा होगा। क्या क्या चीजें आज अच्छी लगी इस सेशन में जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। क्या चीज अच्छी लगी, बढ़िया लगी, कौन सी न्यूज आपको बेहतर लगी, क्या आज का कंसेप्ट आपको बेहतर लगा, कौन सी न्यूज ने आपको नॉलेज दी अच्छी, और कोई बात जो आपके दिल में है जो कहना चाहते हो, डू कमेंट दिन बिलो। आप जरूर कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है एक जानकर, एक सुनकर बढ़िया लगता है। अगले दिन फिर और डबल एनर्जी के साथ आप सबके लिए काम करने का मन करता है। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।